ठीक है। और नर्व रिंग, यहाँ नर्व रिंग को बनाने में 2 गैंग्लियन इन्वॉल्व है, तो पेयर्ड गैंग्लियन, ये ध्यान रखना आप। इस तरीके से एंड ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी और फिर इसी से नर्व कॉर्ड, जैसे आप बोलते हो ना स्पाइनल नर्व कॉर्ड, वो ऐसे ही आएगी, आगे जाके डेवलप होके ये पूरा सीएनएस डेवलप हो जाएगा। ओके, सीएनएस पीएनएस डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, पेयर्ड गैंग्लियन नर्व रिंग का पार्ट है एंड उसके बाद नर्व रिंग एंड हो रही है 2 वेंट्रल नर्व कॉर्ड में। इज इट क्लियर? ठीक है। रिंग को क्या हमने बोला है, सरकम एंट्रिक, क्योंकि इसी के सेंटर से गट ट्रांसपोर्ट होगा, गट भी यहां से जाएगा, तो गट के चारों तरफ ये नर्व रिंग है, तो सरकम एंट्रिक नर्व रिंग। पेयर्ड गैंग्लियन, एग्रीगेशन ऑफ साइटोन को बोलते हैं गैंग्लियन। अ सॉलिड डबल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड विद गैंग्लियन। ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि हर सेगमेंट में इसी तरीके से ये गैंग्लियन बने रहेंगे, हर सेगमेंट के अपने गैंग्लियन होंगे, क्योंकि हम मेटामेरिस देख रहे थे एनालिडा में। सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, टेरेस्ट्रियल में वेल डेवलप्ड रहेंगे, कंपैरेटिवली लेस है, सभी यहाँ पे वेल डेवलप्ड है एनालिडा में सेंस ऑर्गन। ओके, लेकिन फिर भी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक में अगर आपको कंपैरिजन पूछता है तो हमेशा टेरेस्ट्रियल मोर डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन को शो करेंगे। सीक्वेंस आपको पता है, पैरासिटिक, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। ठीक, 2 सेरेब्रल गैंग्लियन, वही सेरेब्रल कॉर्टेक्स जैसा अब स्ट्रक्चर बनने वाला है, तो उसका प्रिमिटिव हो जाता है सेरेब्रल गैंग्लियन। अ वेंट्रल नर्व कॉर्ड विद 2 गैंग्लियन पर मेटामेर। ठीक है, अगर एक नर्व कॉर्ड जा रही है तो एक उसका गैंग्लियन, दूसरा तीसरा, 4 सेगमेंट का हमने यहाँ ड्रॉ किया, उसी तरीके से दूसरी वाली जो नर्व कॉर्ड है उसका गैंग्लियन। ओके, समझ में आ रहा है आपको? अब ये गैंग्लियन क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर सेगमेंट की सप्लाई को देख रहे हैं। तो एक वायर सेट हो रहा है, नर्वस सिस्टम अब वेल डेवलप्ड की तरफ बढ़ रहा है। ये यहाँ से सेंस लेगा, इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये यहाँ वाले बड़े गैंग्लियन को रिपोर्ट कर देंगे, जो ब्रेन की तरफ अब रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर चुके हैं। इन सम स्पीसीज सेंसरी ऑर्गन्स सच एज आईज, पाल्प एंड टेंटिकल्स, पाल्प फूड को जो अंदर बाहर क्लाइमेटिक कंडीशन में केमिकल्स हैं जो सेफ्टी के लिए जरूरी है, उन सब चीजों को सेंस करते हैं। ठीक है, तो आईज तो विजन के लिए हो गया, टेंटिकल्स भी एक तरीके का यू कैन से कि टच को सेंस करता है, चलते चलते कहीं पर टेंटिकल्स अगर टच हुए तो उससे रिस्पॉन्स करता है। टेंटिकल्स अभी वेरिएशंस में बहुत ज्यादा आपको डेवलप नहीं दिखेंगे, टेंटिकल्स वेल डेवलप्ड आते हैं आर्थ्रोपोडा में। ओके, यहाँ पे अभी वो सेंस कर रहा है, केमोरिसेप्टर कर सकता है, वाइब्रेशन को सेंस कर सकता है, जैसे आप आसपास की जमीन को वाइब्रेट करोगे तो ये उसको भी सेंस कर लेगा। ओके, palp are appendices that may or may not covered in cilia that help to warm, find and pull in food. ठीक है, फूड के सर्च के लिए palp सेंस करता है। अब ये आपको एनालिडा में अर्थवर्म में नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि हमने अर्थवर्म में क्या कहा, मॉर्फोलॉजिकली सिविलाइजेशन आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, और जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसमें क्लाइटेलर एक रीजन आ जाता है, क्लाइटेलम बन जाता है। तो क्लाइटेलम रीजन क्योंकि 14, 15, 16 सेगमेंट में होता है, तो वो समझ में आ जाता है कि आगे क्या है, मुंह किस तरफ है इसका। ओके, सपोज कोई चीज है 100 सेगमेंट की और मैं बोल रही हूँ इसके 15 सेगमेंट पे है, तो ये या तो इधर होगा या तो इधर होगा, तो जिधर है वो आगे हो गया। अगर हम कह रहे हैं यहाँ पे क्लाइटेलर रीजन है तो ये एंटीरियर पार्ट हो गया। ओके, लेकिन जिसमें इस तरीके से वेल डेवलप्ड आपको दिख रहा है तो इसका तो एंटीरियर अपने आप मॉर्फोलॉजिकली दिख जाएगा। इज इट क्लियर? इसलिए आपके स्टार्टिंग के पॉइंट में लिखा था कि सम एनालिट्स, सभी में नहीं होते। ओके बच्चे, अब यहाँ पे आ जाओ वापस, एंटीना दिख रहा है आपको, पैल्प हो गया, प्रोस्टोमियम माउथ के पहले। ओके, माउथ किधर होगा, वेंट्रल साइड में, तो माउथ के ऊपर, माउथ के पहले, इस तरीके से आप इसको समझ लो। एक होगा पेरिस्टोमियम, माउथ के चारों तरफ वाला सेगमेंट। अपन अर्थवर्म पढ़ते वक्त ये सेगमेंट वाले पॉइंट को वहां पे देखेंगे, अभी जो लेवल में आ गया वो ठीक है। टेंटिकुलर सिराई, अगेन ये अपेंडिसेस होते हैं, आई डेवलप होना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, पैरापोडिया, पैरापोडिया पे सीस्टी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इस तरीके से आपको एक इमेज यहाँ पे दिख रहा है, इसमें सेंसरी ऑर्गन। नाउ फोकस ऑन ब्रेन, या इसको सेरेब्रल गैंग्लियन भी बोल रहे हैं।
दो नर्व कॉर्ड निकल रही है, वेंट्रली जा रही है, नीचे की तरफ आई, इधर आती तो डॉर्सली हो जाती। इज इट क्लियर? तो वेंट्रल साइड में, और हर सेगमेंट का एक इधर गैंग्लियन होगा, एक दूसरी वाली नर्व का होगा, तो हर सेगमेंट में 2 गैंग्लियन या पेयर्ड गैंग्लियन लिखा है तो भी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा? तो ये आपको मेटामेरिस इंटरनली नर्वस सिस्टम का दिख रहा है, हर सेगमेंट में एक तरीके से दिख रहा है, रिपीटेड। ठीक है? पैल्प, एंटीनी एंड आइज नेरिस में वेल डेवलप्ड रहते हैं। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो अपना बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। रीजनरेशन था प्लेनेरिया में। ओके, अब क्या चल रहा है? रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, मतलब पहला पॉइंट तो यही रहता है कि वो मोनोशियस है या डायोसियस है, हर्मेफ्रोडाइट है या 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो रहे हैं। हर्मेफ्रोडाइट है, उसके बाद भी क्या सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है या क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पे भी वैसे ही आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे कुछ स्पेसीज क्या है? डायोसियस, 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व, मेल सेपरेट, फीमेल सेपरेट। ओके, अर्थवर्म एंड लीचेस आर मोनोसियस, दोनों एक में, दोनों गैमेट का फॉर्मेशन एक ही बॉडी में जा रहा है। ओके, 1 इंडिविजुअल, लेकिन फर्टिलाइजेशन क्रॉस होता है। ओके, फिर इसका डिटेल अपन वहीं पे अर्थवर्म को जब डिटेल में देखेंगे 7th चैप्टर में, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वहीं पे डिटेल देखेंगे, ये वाला पर्सपेक्टिव। डेवलपमेंट, अभी ये डायरेक्ट याद रखना, आप नेरिस वगैरह कभी सेट ऑफ कॉम्बिनेशन बना के दे देते हैं एनिमल्स के, मोनोशियस है या डायोसियस है, ऐसे क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हैं। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होगा तो जो भी पेरेंट है उससे प्रोजेनी का फॉर्मेशन हो जाएगा डायरेक्टली, इनडायरेक्ट होगा तो बीच में लार्वल स्टेज आ जाएगा। स्विमिंग सिलिएटेड ट्रोकोफोर लार्वा, अब देखो अभी तक कोई लार्वा में मैंने तुम्हें सिलिया नहीं बताया। सिलिएटेड ट्रोकोफोर लार्वा इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोलस्का। मोलस्का भी आर्थ्रोपोडा के बाद आए हैं धरती, लेकिन लार्वल उनकी सिमिलरिटी किससे आती है? एनालिडा से। तो ये क्वेश्चन आप नोट करके रखना, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ऑप्शन नहीं दिया है और पूछ रहा है कि मोलस्का का है एनिलिडा का है, दोनों है, बोथ ऑप्शन नहीं है, देन यू हैव टू गो विद द मोलस्का, वेल डेवलप्ड है, तो प्रायोरिटी मोलस्का को देते हैं। लेकिन जनरल ये क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होगा कि ट्रोकोफोर लार्वा इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, एक तो वो सिलिएटेड है, दूसरा वो एनिलिडा और मोलस्का दोनों का लार्वा है। ओके बच्चा, ट्रोकोफोर लार्वा इंपॉर्टेंट है बेटा ये लार्वा के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इमेज मैंने यहाँ पे लगाया है, अभी हम लोग डिटेल में इसको उसी चैप्टर में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर बहुत डेप्थ जाएगी सेगमेंट वाइज, ठीक है, ऑर्गन वाइज। अब ये देखो आप यहीं पे एक ही अर्थवर्म के अंदर ओवरी भी है और एक ही अर्थवर्म के अंदर टेस्टिस भी है। ओके, लेकिन ये कॉपुलेशन करता है, ये 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे एंड गैमेट का ट्रांसफर होगा। ये जो स्पर्मेथिका दिख रहा है ये एक्चुअली फीमेल में वर्क करता है, ये स्पर्म को रिसीव करता है, तो ये आता फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और नाम इसका स्पर्मेथिका है। तो वहीं पे डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये सब क्वेश्चन वहां पे फ्रेम होंगे, तो आप पहले सेगमेंट और पूरा सिस्टम पार्ट जान लोगे तो उस पर बात करेंगे। सिटी इंपॉर्टेंट फीचर है, दिस इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिडा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट बॉडी पे होगा, वेंट्रल साइड पे होगा या पैरापोडिया पे होगा, दोनों ही केस में लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है। लोकोमोशन स्विमिंग भी हो सकता है, चलना रेंगना भी हो सकता है, क्रीपिंग भी हो सकता है। ओके, स्टिफ हेयर लाइक और ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन बॉडी, दीज आर काइटिनस एंड अनजॉइंटेड। अपेंडिसेस चलने के लिए आ गए, अभी एस्केरिस में नहीं था ऐसा, प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी नहीं था, लेकिन अब अपेंडिसेस आ गए, मतलब पैर आने की ये शुरुआत हो गई। ओके बच्चा, क्लियर है? और हर सेगमेंट में आ रहे हैं, तो मेटामेयर है ये भी, एक्सटर्नली मेटामेरिस, और एक्सटर्नल तो ये बाहर से तो ऐसे नहीं है कि कील लगा होगा, तो इंटरनली भी इनको जो बनाने वाले टिश्यू होंगे वो भी मेटामेरिस शो करते हैं, हर सेगमेंट में होते हैं। तो सिटी आपको बहुत फाइन दिखेगा अर्थवर्म के केस में, आप नहीं देखे होंगे जनरली, आप रेंगते हुए ऐसे ही देखते हो तो आप सोचते हो उसकी पूरी बॉडी क्रॉल कर रही है, और ऐसा ही होता है क्योंकि वो मस्कुलर मूवमेंट कर रहा है, वो मूवमेंट लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स की वजह से कर रहा है, लेकिन जो होल्ड करने में हेल्प कर रहा है दैट इज सिटी। ओके, नेरिस के केस में पैरापोडिया स्विमिंग में हेल्प कर रहा है,
लेकिन अनज्वाइंटेड है। अभी हम लोगों का कैसा है, ज्वाइंटेड लेग, नी बेंड से हम मोड़ सकते हैं। टुकड़े हैं पैर में, हड्डी के टुकड़े हैं जिसको अपन ने ज्वाइंट कर रखा है। ओके, एंड देन फाइनली एक हम बोलते हैं कि लेग बन गया। तो ऑर्थ्रोपोडा से स्टार्ट होता है ज्वाइंटेड लेग, उसका नाम ही है ऑर्थ्रोपोडा। ज्वाइंटेड मीन्स ऑर्थ्रोपोडा मीन्स पैर। ओके बच्चा, तो यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में ध्यान रखना है कि क्या पूछ लेता है, अनज्वाइंटेड लेग इज द appendices प्राइमरी रिपोर्टेड इन विच फाइलम, देन इट इज एनालिड। सिर्फ इसी में है भी, क्योंकि अभी इसके बाद ही ऑर्थ्रोपोडा में ज्वाइंटेड लेग आ जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिडा इज ऑन द बेसिस ऑफ सिटी, पहला इंपॉर्टेंट यही है, एंड प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेंस ऑर्गन। क्योंकि एनालिडा किस तरीके से शो कर रहा है, आपका वेरिएशंस को शो किया, टेरेस्ट्रियल भी है और एक्वेटिक भी है। ओके, इनवर्टिब्रेट में ये टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक बोथ है। तो यहाँ पे वेरिएशंस है सेंस ऑर्गन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें 3 क्लासेस डिवाइड हो गई, जस्ट आपको क्लास का नेम और एग्जाम्पल। अब कार्बोहाइड्रेट को याद में लाओ, तो पॉली, ओलिगो टर्म पहले भी पढ़े हुए। पॉलीचीटा मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। सिटी, चीटा को आपको क्या लेना है, सिटी। मेनी सिटी पॉलीचीटा हो जाएगा, ये क्लास का नेम है। ओके, एग्जाम्पल आपका नेरिस इसी में आ रहा है, आपको एफ्रोडाइट याद रखना है और आपको ग्लोबवर्म याद रखना है, एरेनिकोला। सारे इंपॉर्टेंट नहीं है बट नोट सारे रखने हैं आपको। ओके, तो पॉलीचिटी में आपका नेरिस आ जाता है, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो जहां नेरिस का इमेज है उसके नीचे आप लिख लो पॉलीचिटा। ठीक है, बाकी हम लिस्ट दे देंगे, उसको आप नोट डाउन कर लेना। अच्छा, सर्पुला भी याद रखना, फैन वर्म या सी फैन, अलग अलग क्वेश्चन है। ओके, तो ये कॉमन नेम वाले क्वेश्चन है। ये है आपका सी माउस एफ्रोडाइट, दिस इज सी माउस। ठीक है, एक्वेटिक है ये। ओलिगोचीटा, ओलिगो, जब हम ओलिगोमर बोलते थे या ओलिगोसैकेराइड बोलते थे तो हम बोलते थे फ्यू यूनिट ऑफ मोनोमर्स या सैकेराइड्स, सुगर। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे क्या कर लेना है, सीटी प्रेजेंट है लेकिन फ्यू है, कम है। इसमें आ जाता है आपका अर्थवर्म, पेरिटिमा। ओके, क्लाइटेलम अब प्रेजेंट रहेगा, क्लाइटेलम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोसीटा। डेवलप ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, हिंट है कि क्लाइटेलम सिर्फ मैच्योर अर्थवर्म में दिखेगा, मैच्योर एनिमल में दिखेगा, जो भी इस किंगडम के होंगे, इस क्लास के होंगे। कॉमनली कॉल्ड अर्थवर्म, पेरिटिमा एंड ट्यूबिफ्लेक्स। ब्लड वर्म, ये भी याद रखना, वर्म, फ्लूक, दोनों अलग अलग है। ब्लड फ्लूक इज डिफरेंट एंड ब्लड वर्म इज डिफरेंट है, दोनों वर्मी फॉर्म क्लास के अंदर हेलमिन्थोलॉजी रेंज में आ रहे हैं। लेकिन ब्लड फ्लूक कहाँ पे था, प्लेटीहेलमिन्थेस में, और ये कहाँ पे है, एनालिडा में, ब्लड वर्म। ओके, तो ब्लड फ्लूक को ब्लड वर्म से कंफ्यूज नहीं करना है, ट्यूबिफ्लेक्स एंड फैन वर्म भी कंफ्यूज नहीं करना है। एक ग्लाइसेरा और होगा, हाँ दिस में, ये स्मूथ ब्लड वर्म है, पॉलीचिटा में आ जाता है। खैर, अब ये सब क्वेश्चन नहीं आते हैं बहुत ज्यादा, तो आप इसमें बहुत मेहनत नहीं करिएगा, बस आपके पास लिखा होना चाहिए, 1-2 बार पढ़ा होना चाहिए। जब फाइनल आपके एग्जाम के टाइम आएंगे, जब जब पार्ट टेस्ट होगा, एनिमल किंगडम आएगा, तो जस्ट गो थ्रू, एक एक बार देख लेंगे। प्रोबेबिलिटी नहीं है एकदम, मतलब पॉइंट में है कि ये सब क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिर भी आ गए तो आपसे सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि जिस बार भी आएंगे तो ये रैंक डिसाइडेड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब एक हो गया मैनी सिटी, एक हो गया फ्यू सिटी, तो दूसरे थर्ड में क्या हो जाएगा, अब्सेंट, सिटी को अब्सेंट कर देना। इसमें आ जाएगा हेरोडीनिया, इसमें आएगा आपका लीच। ओके, तो डायरेक्ट याद रखना, ब्लड सकिंग लीच, हेरोडो, पोंटोपडेला, स्केट सकर, जो ये एथलीट्स वगैरह होते हैं ना, वो जैसे रनिंग प्रैक्टिस वगैरह करते करते क्या बहुत आउटर में प्रैक्टिस चलती है उनकी, या आप ऐसे आर्मी की ट्रेनिंग वगैरह समझो, तो वो क्या है, मेन रोड से हटके ट्रेनिंग उनकी कुछ चल रही है टफ। तो उस केसेस में क्या होता है, वहां पे एक स्पेसिफिक मॉडिफाइड टाइप के लीच है, उनको बोला जाता है पोंटेपडेला स्केट सकर।
तो अब मैंने बताया लीच जब पेनिट्रेट करता है तो उससे पहले वो एक एनेस्थीसिया जैसा लिक्विड सिक्रीट करके टिश्यू को मतलब एनेस्थीसिया कर देता है, कोई वहां से सेंसरी रिस्पॉन्स नहीं जाएगा, आपके ब्रेन को कोई सिग्नल नहीं जाएगा, और उसके बाद वो पेनिट्रेट करके वहां से ब्लड को फीड करना स्टार्ट करता है। तो स्केट वगैरह जो ये लोग करते हैं या ट्रैकिंग करते हैं, इनके शूज में रिपोर्टेड होते हैं, इसलिए इसका कॉमन नेम दे दिया गया स्केट सकर। समझ में आ रहा है? मतलब उनके शूज तक शूज उनके पैर से शूज में चले गए सॉक्स, और उसके अंदर आराम से वो सकिंग कर रहे हैं। तो जब वो पूरी ट्रैकिंग वगैरह करके आएंगे और अपना ओपन करेंगे, तब उनको पता चलेगा कि उनके बॉडी पे पैर में लीच लगे हुए हैं। तो ये एक स्पेशल कैटेगरीज के रिपोर्टेड थे, उस वहां से इनको नाम दे दिया गया स्टेट सकर। ओके, मेडिसिनल लीच यूज हो रहा है लीच थेरेपी में। क्लास याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना। सेंगविवरस कल बता ही दिया, सेक्टोरियल माउथ होगा, एक्टोपैरासाइट है, ये सब आपको एक पैरासिटिक एक ही क्लास दिख रहा है, हेरोडेनिया, कॉमनली कॉल्ड लीचेस। सिलोम रिड्यूस टू बोट्राइडल टिश्यू, ये भी बड़ा पहले का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बोट्राइडल टिश्यू, अब आपको ऐसे समझना है, देखो मेसेनकाइमा या पैरेन्काइमा आप बोल रहे थे जब टिश्यू का आपने भर रखा था, फिर टिश्यू हटी तो आपने कैविटी बना दी, ठीक है। कैविटी को अब रिड्यूस कर रहे हैं, फिर से कुछ टिश्यू भर दिया उसमें, समझ में आ रहा है? तो वो टिश्यू क्या है? बोट्राइडल टिश्यू। बस आप इतना याद रखो कि बोट्राइडल टिश्यू इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिलिडा हिरुडिनेटा। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में होता था। सिलोम रिड्यूस हो जाएगी ना, सिलोम के साइज में अगर आपने फिर से कुछ भर रहे हो तो इसका मतलब जो कैविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। जैसे पोरीफेरा के केस में हमने कैनाल जितना फोल्ड किया, अंदर स्पॉन्जोसिल कैविटी उतनी रिड्यूस होती जा रही थी। क्लियर है? तो वैसा टिश्यू जो उसको फिलअप करने के लिए बना, वो उसको क्या बोलते हैं? बोट्राइडल टिश्यू। दिस इज द यूनिक कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिरुडिनिया। ये ऐसे नहीं पूछेगा कि एनिलिडा की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये डायरेक्ट क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, ये दिख रहा है लीच, सक किया हुआ है बढ़िया आराम से, इसका पार्ट इसके अंदर है बेटा, ये टिश्यू पे फीड कर रहा है, ब्लड टिश्यू। ओके, इसलिए ये क्या होता है, जब देखने के बाद ऐसे ऐसे झटकने से नहीं जाता। कभी आपने अगर सुना हो तो नमक वगैरह डाल दो या कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, क्योंकि जहाँ पे ये रिपोर्टेड होते हैं वहां तो बड़े आराम से मिलते हैं, टूरिस्ट वगैरह को दे दिए जाते हैं कि ये हो सकता है आपके बॉडी पे स्टिक कर जाए। ओके, और नॉर्मली नमक वगैरह डालने से ये फिर हट जाता है। ठीक है, इसको आप हटा नहीं सकते, हाथ पैर से ऐसे नहीं करते, वो आपको घाव ही देगा। तो इसको ऐसे नहीं किया जाता, इस पे कुछ स्प्रिकल करके फिर इसको रिमूव होने दिया जाता है। ठीक है? अब देखो ये जोक थेरेपी जो चलती है, लीच थेरेपी, तो इस पोर्शन से ये ब्लड का प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं नेचुरली। हमें पता है कि हाँ इस एरिया में ब्लड की कुछ क्लॉटिंग हो रखी है या ब्लड इम्प्योर हो रखा है, नेक्रोसिस हो रखी है, देयर इज समथिंग कंटामिनेटेड, तो नेचुरली हम वहां पे लीच छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, और वो धीरे धीरे वहां से शकिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इसकी भी कई सारी सिटिंग होती है, जो लोग ये थेरेपी लेते हैं तो एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाता। ठीक है, एक सीक्वेंस ऑफ टाइम, एक सेटिंग के बाद सिटिंग लेते लेते उनका फिर हिलअप होते हैं, तो इसको लीच थेरेपी बोलते हैं। एंड इवन जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो अभी हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं, वैक्सीन लगवाए होगे तुम लोग, इंजेक्शन लगाने में बहुत लोगों को इंजेक्शन देख के डर लगता है, छोटा सा इंजेक्शन है लेकिन एक पिन जैसा करता है ये पिन। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये सब भी हो रहा है कि लीच इतने इजीली हम लोग को पेनिट्रेट करता है, ऐसा क्या सिंथेसाइज कर रहा है, उसको हम लोग कैसे उससे नेचुरल इंजेक्शन बना सकते हैं कि जिससे पेनलेस इंजेक्शन स्टार्ट हो जाए। ओके, पेनलेस, आगे वो पेनिसिलिन वो आपका इंसुलिन वगैरह वो दूसरी बात, ठीक है, लेकिन इसको भी उसमें रिसर्च में एक फील्ड है, समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके पास नेचुरल ऐसा है कि ये उस केमिकल को सिंथेसाइज कर रहा है और ये होल कर देगा। जैसे यहाँ पे सपोज कि ये इसका हो चुका है, तो आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, समझ में है? चलो, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ट्रू सिलोम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड पंपिंग हार्ट अपीयर्ड फर्स्ट इन एनालिड। देखा था अपन ने इसको कल कि फर्स्ट टाइम क्या क्या है, नेरिस, सैंडवर्म, रिंगवर्म, एक्वेटिक है, सिविलाइजेशन प्रेजेंट मॉर्फोलॉजिकली। ठीक है, सिविलाइजेशन तो सब में है, यहाँ पे लिखता है जब ऐसे तो आपको समझना है, बाहर से भी समझ में आएगी। पैरापोडिया हेल्प्स इन लोकोमोशन और स्विमिंग,
यूनिसेक्सुअल है, मतलब ये आपका डायोसियस है। लार्वा इज ट्रोकोफोर लार्वा। पेरिटिमा अर्थवर्म, ये पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है 7 चैप्टर में। सेफलाइजेशन एब्सेंट, सीधा से मतलब है मॉर्फोलॉजिकली एब्सेंट, अंदर से गैंग्लियन नहीं गायब कर। ओके। सिटी फॉर लोकोमोशन, वेंट्रल साइड पे होगा। देखो बॉडी टच किधर कर रही है, सॉइल पे मूव कर रही है, वेंट्रल साइड से टच कर रही है ना, तो सिटी किधर होंगे, वेंट्रली होंगे। ओके। बायसेक्सुअल और हर्मेफ्रोडाइट, मोनोशियस है। हिरुडिनेरिया, फ्रेश वाटर लीच, ब्लड सकिंग लीच, सिविलाइजेशन एंड सीटी एब्सेंट, दोनों ही नहीं दिख रहा है। पैरापोडिया एंड सीटी एब्सेंट। अच्छा, मतलब एक एक कैरेक्टर, मतलब सिटी 2 बार रिपीट हो गया। बायसेक्सुअल, रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, बायसेक्सुअल बॉडी है इसकी। एंड हिरुडिन, बायसेक्सुअल मतलब हो गया मोनोसियस। हिरुडिन इंपॉर्टेंट है, एंटीकोएगुलेंट। मैंने बताया ना कि थेरेपी में क्या यूज हो रहा है कि वहां पे ब्लड का डिपोजिशन हो रखा है, क्लॉट बन गया है, तो क्लॉट को रिजॉल्व करना है, तो उसको एंटी क्लॉटिंग एजेंट, एंटीकोएगुलेंट होता है। ब्लड की क्लॉटिंग कोएगुलेशन कहलाता है। कोएगुलेशन, ओके। एंटीकोएगुलेशन या एंटीकोएगुलेंट क्या करेगा, ठीक है। एक तो ब्लड क्लॉट बना होगा तो उसको तोड़ेगा, दूसरा जैसे आप फिर से हम डायलिसिस का एग्जांपल दें, डायलिसिस में ब्लड बॉडी के बाहर आता है, लेकिन इंसान को मारा नहीं जा रहा। ओके। वो ब्लड को वापस भेजना, तो आप देखो कि आपका ब्लड ब्लड जब बहता है, आपको कट लग जाता है, तो थोड़ी देर के बाद वो थक्का जम जाता है वहां पे। तो अगर वो बाहर आया और वो क्लॉट बन गया, तो फिर वो बॉडी में कैसे जाएगा, इसलिए बाहर आते वक्त उसमें एंटीकोएगुलेंट डाला जाता है। तो उस केस में वो क्या कर रहा है, क्लॉटिंग को प्रिवेंट कर रहा है कि क्लॉट न बने। सारी बात समझ में। किडनी बढ़ाते वक्त हम बताएंगे ये सब चीजें फिर से अच्छे से, लेकिन अभी आप इतना समझो कि जो टर्म आया है उसको समझो। कोएगुलेशन के अगेंस्ट में जो वर्क कर रहे हैं, तो कोएगुलेशन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, कोएगुलेट करना, ठीक है। वो मल्टी स्टेप अपना फिनोमिना है, प्रेसिपिटेशन जैसा आप समझ, कि थिक लिक्विड जा रहा है, लिक्विड सॉलिडिफाई होने लगा, सेमी सॉलिडिफाई हो, तो वो क्लॉट जम गया। तो ब्लड कास्केट का बनना या ब्लड क्लॉटिंग का बनना वो इंटरेक्टिंग पाथवे से बनता है, रिजल्ट है। तो उसी को एंटीकोएगुलेंट डाल देंगे, तो वो बाहर जब आया, बॉडी के बाहर डायलिसिस के लिए ब्लड आया है, तो उस केस में एंटीकोएगुलेंट उसके अंदर है, इसलिए वो पूरे प्रोसेस में कोएगुलेट नहीं करेगा। ओके। एंड जब वो बॉडी के अंदर डालते हैं, क्योंकि कोएगुलेशन इज अ नेचुरल फिनोमिना, वो भी होना जरूरी है, अदरवाइज किसी को भी कट लगेगा तो ब्लड ही बहता रहेगा। छोटे से कट में आपको बाहर के कट दिख रहे हैं, इस तरीके के आपके इंटरनल बॉडी में डेली कट लगते हैं। ब्लड जो फ्लो कर रहा है, उससे हमारी पतली पतली आर्टरीज की जो कैपिलरीज वगैरह है वो डैमेज होती है, तो उसको हील करने के लिए कोएगुलेशन इज अ नेचुरल फिनोमिना। तो कोएगुलेशन, लेकिन इसका लेवल होना चाहिए, जैसे आपने वो सी सॉ वाला वो देखा झूला, तो इसमें बैलेंस होना चाहिए। ज्यादा कोएगुलेट हो रहा है तो हार्ट अटैक तक जा सकता है, किसी आर्टरी में जाके ब्लॉक कर दिया, गलती से कोरोनरी आर्टरी में गया तो मेजर हार्ट अटैक हो जाएगा। ओके। कम हो रहा है तो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, बाहर की ब्लीडिंग तो आपको दिखेगी, इंटरनल ब्लीडिंग नहीं दिखेगी, तो इंटरनल टिश्यू डैमेज हो सकता है। तो कोएगुलेशन इज अ नेचुरल फिनोमिना, इसलिए जब वो ब्लड ट्रीट करके बॉडी में दोबारा डाले जाते हैं, तो एंटी कोएगुलेंट का इफेक्ट निगलेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, एंटी हिपेरिन बोलते हैं उसको। चलो खैर वापस आ जाओ। तो इतना समझाने के लिए हम कहाँ तक चले गए आपको, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हेरोडीन जो है वो नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है, किसमें दिखेगा, लीच में आपको दिखेगा, और उससे क्या होगा कि वो जो लीच थेरेपी में एंटीकोएगुलेशन करने के लिए रोल प्ले कर रहा है, उसके लिए उसके पास नेचुरल मैकेनिज्म। क्लियर। एफ्रोडाइट सी माउस। अब आपकी प्यारी एनसीईआरटी में भी एक्वेटिक, मैराइन एंड फ्रेश वाटर, और टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड सम टाइम पैरासिटिक, सब कवर हो चुका है बेटा।
दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलैटरल सिमेट्री। अब ये कॉमन चलेंगे, तो हम धीरे धीरे इन इन पॉइंट्स को आप कॉमन ले लोगे कि अब ये सब में ही चलेंगे एक्सेप्ट एकाइनोडर्मेटा के टाइम। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये भी कॉमन चल रहा है। मेटामेरिक्लिक सेगमेंटेड, ये यूनिक फीचर है, यूनिक फीचर, ट्रू मेटामेरिस। एंड सिलोमेट एनिमल, ट्रू सिलोम फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम वाला क्वेश्चन है। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामियर, किसकी वजह से, बाहर से किसकी वजह से दिखेंगे बताओ, बाहर से ये मार्किंग क्यों दिख रही है, सर्कुलर ग्रूव्स, क्या बोलेंगे, एनुलाई, ठीक है। एंड इंटरनल ट्रांसवर्स सेप्टा, वेरी गुड। Hence the phylum name Annelida, annulus, little ring like structure। अब ये दो आपको एग्जाम्पल दिए बेटा, यही पे जो साइड में आपको जगह दी है, इसका आप नेम लिखो, नेम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखो, इसकी क्लास लिखो, इसकी लेबलिंग कर लो, टेंटिकल्स लिखो, सरकाई लिखो, पैल्प लिखो, इस तरीके से आपको जो बताया हुआ है वो सब आप लेबल कर लो। ये सेगमेंट है, ये पैरापोडिया है, इसमें जो फाइन आपको टो दिख रहे हैं उसको सीटी लिखो, ठीक है। फिर ये एनल साइड में, एनल सरकाई बोलते हैं इसको। फिर ये आपको लीच दिया हुआ है, इसलिए हमने लीच की भी चीजें आपको ध्यान रखना है, हेरोडीन तक याद रहना चाहिए, ठीक है, क्या सिक्रीट कर रहा है। ये इमेज दे देना, मतलब ये एक सिलेबस की तरह हो जाता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, ये सब इमेज ऐसे ही है। ट्रू सेगमेंटेशन दोनों में दिख रहा है। They possess longitudinal and circular muscle which help in locomotion. Aquatic annelids like Nereis possess lateral appendages parapodia which help in swimming. A closed circulatory system is present. पहली बार circulatory system आया और advanced type का आया। अब ये comparative question में आगे हम बताएंगे इसको कैसे करना है। Nephridia, metanephridia आ चुके हैं। Help in osmoregulation and excretion बेटा। ये अभी आप ऐसे ही मार्क करके रखो, इसको हम लोग जब एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे कि एनसीईआरटी में कहाँ क्या लिखा है और दोनों को किस तरीके से आपको आंसर करना है। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लियन, सिंगल गैंग्लियन बोलेंगे, पेयर्ड गैंग्लिया बोलेंगे, कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व कॉर्ड टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व्स, ओके नर्व्स लिखा है, कॉर्ड नहीं लिखा, नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, नंबर में 2 है। Nereis, an aquatic form, is dioecious, but earthworm and leeches are monoecious. Reproduction is sexual, development is both direct and indirect. यहाँ पे एग्जाम्पल में आपका फेरेटिमा दिया है, अर्थवर्म, हेरोडिनेरिया, नेरिस, ब्लड सकिंग लीच, हेरोडिनेरिया। अब इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपको बिल्कुल इजी लग रही होगी, कल से चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी वाले पॉइंट तो बिल्कुल टफ नहीं लग रहे होंगे, सब पता है। तो आप इतना मान लो कि जिसके आने की 99.5% चांसेस हैं, 8 चलो लिख देते हैं, और दे देते हैं, क्योंकि सब एनसीईआरटी दुनिया गा रही है, हम तो नहीं मानते कि एनसीईआरटी से आए, ठीक है, बट ठीक है आ रहा है तो ठीक। तो 99.8 जहां से आने के चांसेस है वो मेरे साथ में पैकअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर आगे जाके अगर आप एनिमल किंगडम को टफ बना देते हो, ये टोटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आपने उसको छोड़ दिया, कभी रिवाइज नहीं। अब आप देखो जितना मैंने पढ़ाया उसके बाद ये पैराग्राफ में कोई एक वर्ड ऐसा नहीं मिला जो आपको नहीं आता। इसका मतलब जो आने वाला एग्जाम में वो तो पैकअप हो ही रहा है हमारा, क्लियर है। एक छोटे छोटे पैराग्राफ में पूरा एक एक दिन जा रहा है, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट फाइलम में चलते हैं, ऑर्थ्रोपोडा। अब ऑर्थ्रोपोडा बोलते ही आपको कुछ अगल बगल के सारे इंसेक्ट आसपास नजरों के घूमने लगे, ठीक है। अच्छा तुम्हें पता है हम लोग की ब्रेन की एक टेंडेंसी है, जब हम कोई चीज सोचते सुनते हैं तो उसको जब हम बड़े हुए हैं और अगर उसका इमेज हमारे ब्रेन में है, मेमोरी में है, तो हम तुरंत उसको रिकॉल करते हैं, ठीक है। जैसे इस टेंडेंसी को कभी भी हम निगेटिवली ट्रीट नहीं कर सकते। हम तुम्हें ये कहें कि
एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना। तो तुम्हारे इमेज में सबसे पहले एलिफेंट है, ठीक है। तो ये वाली जो जिस टेंडेंसी से हमारा कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड का गेम होता है और उसमें परमानेंट मेमोरी में जो चीजें सेव है उसको हम कभी नेगेटिवली ट्रीट नहीं कर सकते। वो नेगेटिव रिस्पॉन्स को लेते ही नहीं है, वो सुनते ही पहले तुम्हें वही दिखाएं। तो जब हमने तुम्हें बोला आर्थ्रोपोडा, तो तुम्हें हम अगर बता दें कि ये हमारे आसपास के सारे इंसेक्ट और जो कीट पतंगे आप देख रहे हो वो सब इसमें आ जाते हैं। तो आपको बहुत सारी चीजों की इमेज अपने आप आ गई हो, ठीक है। मॉस्किटो से लेके मक्खी से लेके मधुमक्खी तितली वगैरह जितना आप देखते हो, मिलीपीड सेंटीपीड सब इसमें आ गए। इवन योर क्रस्टेशिया, प्रॉन वगैरह सी फूड में खाया होगा, क्रैब, प्रॉन, ये सब भी कहाँ है? ऑर्थ्रोपोडा में। तो ऑर्थ्रोपोडा एक्चुअली एक ह्यूज रेंज को कैरी करता है एंड लार्जेस्ट फाइलम है। जब हम लार्जेस्ट फाइलम बोले तो इसमें बहुत सी कहानी छुपी हुई इवोल्यूशन की। क्यों ये लार्जेस्ट हुआ, क्यों ये सक्सेस है? लार्जेस्ट बनना मतलब उसकी स्पीसीज की बहुत सारी वैरायटी है। स्पीसीज की वैरायटी कैसे आएंगी? जिसने वेरिएशन शो किया होगा, जिसने एडॉप्टेशन शो किया होगा। ओके, तो एक ह्यूज रेंज ऑफ इनका एडॉप्टेशन है। ये क्वेश्चन आते हैं बेटा कि वाई आर्थ्रोपोडा इज सक्सेसफुल, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ता है। एडॉप्टेशन होता है, ठीक है। इनका हैबिटेट बहुत डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके। तो हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड हैबिटेट है, रेंज है ज्यादा। हाईली हैबिटेट वेरिएशंस को शो करते हैं, ठीक है बच्चा। क्यों आया ये? एडॉप्टेशन से आया। रेंज आता है, टॉलरेंस आता है। एक बार मैंने आपको स्पाइरुलिना कोलेरा के टाइम में पढ़ाया भी था, और एक लाइन ऐसी जो मैं बीच बीच में बोलती रहती हूँ फालतू की, जिसको तुम याद नहीं देते रखते हो। उस लाइन में मैंने बोला था कि अगर स्पेस में रिसर्च करने के लिए जाना है और वहां पे देखना है एनिमल रिस्पॉन्स, तो वो जो साइंटिस्ट गया है ना वो खुद नहीं निकलेगा, पहले वो एनिमल को वहां पे छोड़ेगा। तो वो एनिमल कौन है? कॉकरोच, सबसे जिद्दी बदमाश, ठीक है। कॉकरोच तो स्पेस तक जिसका वर्चस्व है वो भी ऑर्थ्रोपोडा है, समझ रहे हो। और प्लांट में जाना होता है तो एल्गी, क्लोरेला, स्पाइरुलिना जाते हैं। ये हर बार जाते ही जाते हैं, कोई भी कुछ भी स्पेस में जा रहा है उनके साथ ये जाते हैं पैकेज रहता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ह्यूज रेंज दिख रहा है, लॉबस्टर, सेंटिपीड, स्कॉर्पियन, बिटल, एंट, क्रैब, स्पाइडर, फ्लाई। और इनके रेंज में क्या आ गया है कि इनमें अब बहुत सेंसरी सिस्टम काफी एक्टिव है। और एक मॉस्किटो अभी आ रहा है, बुन 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 कर रहा है, जब तक आप ऐसे हाथ करोगे वो पता नहीं कहाँ चला जाए, ठीक है। तो इतनी तेज तो मूवमेंट अभी एनालिडा तो फ्लाई नहीं कर रहे थे, तो फर्स्ट फ्लाइंग कैपेसिटी इनमें ही आई है। बाकी जनरल चीजें तो आप याद रखो ही कि क्या क्या होगा यहाँ पे, ओके। अवेयर है, ये इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को शो करते हैं। प्रे प्रिडेशन में बहुत स्ट्रांग है, अपने को बचा भी सकते हैं, अपने अपना अटैक भी करते हैं। कॉर्निवोर भी होते हैं, हर्बीवोर भी होते हैं, रेंज ऑफ इंसेक्ट है, ठीक है। फिर दिख रहा है आपको इनका प्रिडेशन एक्टिव हो गया, ठीक है। अब ये कैसे प्रॉपर फूड को च्यूइंग करेगा, कट करेगा, शक करेगा। तो अलग अलग तरीके के इसके माउथ की एडॉप्टेशन हो गई इसमें। ये स्पाइडर दिख रहे हैं, दूसरे इंसेक्ट पे ही अटैक कर रहे हैं, ओके। तो प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर वाला फिनोमिना चल रहा है, फूड चेन है, ठीक। यहाँ देखो ये इंतजार कर रही है। जैसे तुम्हें मैं एक अपना केस बताऊं, मैं भी जब तुम लोगों जैसे थी या थोड़ा और छोटे समझ लो, मैं तुम लोग जैसा ही समझ, तो मैं थोड़ा ये ऑब्जर्वेशन वाली चीजें ज्यादा करती थी। तो ये जैसे बैठे हुए ना, इसी तरीके से तुम समझो कि कोई छोटे से स्पाइडर है, और मेरा ऐसे ही रहता था। मैं ये वॉच करती थी, मेरे को अगर है तो मैं इंसेक्ट के साथ या कहीं पे थोड़ा बहुत ऐसे, जैसे चींटी चल रही है तो मुझे उसका रास्ता रोकने में बड़ा मजा आता है कि वो कितना टर्न होती है, एक के पीछे दूसरी जाती है या दूसरी भी इस तरफ आएगी। पानी की लाइन बना दूंगी जबरदस्ती, मारती नहीं थी लेकिन इस तरीके के ऑब्जर्वेशन। तो एक बार मैं ऐसे क्या कर रही थी, एक छोटी वाली मकड़ी जो थोड़ा सा मोटी होती है, छोटी होती है, ब्लैक कलर की होती है, मम्मी लोग बोलती है उससे दूर रहने को, और वो बड़ी वाली ठीक ठाक होती है, उसको कुछ नहीं बोलती। तो वो वाली थोड़ी कहते हैं कि पॉइजनस होती है। मैं उसी को लगी परेशान, तो वो जब इधर जा रही तो मैं कुछ कागज लगा दूं, इधर जा रही तो फिर वो ऐसे थी थोड़ा सा मेरे आंख के लेवल पे।
तो मैं उसको ऐसे देखूं तो वो भी इधर देखे, मैं इसको ऐसे देखूं तो वो भी इधर देखे, ठीक है। मैं ऐसे करूँ, वो भी 3-4 बार ऐसे हुआ, फिर वो मेरे पे पूरा जंप कर गई और मैं चिल्लाई। तो दे आर सेंसिबल, वो सेंस कर रहे हैं। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उस पर अटैक करने वाली हूँ कि वो मेरे पे अटैक करने वाली है। तो उसको लगा मैं अटैक करूंगी, तब तक उसने मेरे पे अटैक कर दिया। ओके, तो इस तरीके की चीजें आपको दिखने लगी। अभी क्या चल रहा था, क्रिपरी थे, स्विमिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं। हम्म। और ये तो मैं, इनकी तो महानता ही बहुत है। अगर मक्खी से फट जाए तो पता नहीं कितनी सारी ह्यूमन डिजीज चली जाए धरती पे से, ठीक है। तो ये बहुत सारी ह्यूमन डिजीज की वेक्टर्स होती है, ठीक है। अब ये प्रिडेशन, ये एक तरीके से ऑलरेडी डेड है। उसको जैसे आपने देखा होगा घरों में भी चींटियां लगी रहती हैं, ठीक है। आसपास गार्डन में देखा होगा कोई डेड मटेरियल पड़ा है, कोई छोटा मोटा इंसेक्ट है, तो बड़ी चींटियों की सेना उसको सर पे लेके घूमती रहती है, ठीक। ये मेरा बड़ा फेवरेट है, वुड स्टिक। आपको समझ में आ रहा है, ये इंसेक्ट है, ये लकड़ी नहीं है, ये इंसेक्ट है, ये ब्रांच है, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल किंगडम का बड़ा प्यारा समागम है, ठीक है। ये भी देखो, ये इंसेक्ट है, ये देखो ये इंसेक्ट है, और फ्लाई करने के टाइम कैसे उसका विंग्स वगैरह बाहर आ गया। तो क्या आपको ह्यूज रेंज दिख रहा है, ये क्या है, ये भी इंसेक्ट है, ये लीफ इंसेक्ट है। कैमोफ्लेजी में भी आता है, छुप जाना। ये सब इनको क्यों दिया गया, ताकि ये अपने को बचा सके। प्रे प्रिडेशन में शिकार करना है तो छुप के शिकार कर सके, बचना है तो इन्वायरमेंट में खो जाए, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है इंसेक्ट, ये तो एकदम लीफ जैसा स्ट्रक्चर है इसका, ये वाला इंसेक्ट है। तो आप देखो इसका प्रॉपर जो अपीयरेंस है ना, उसमें मिड रे वेन दिख रही है, ये इस तरीके का ये मॉर्फोलॉजिकली है बाहर से ना। यहाँ पे देखो, यहाँ तो आप नेक्रोसिस देख रहे हो, क्लोरोसिस देख रहे हो, तो वो क्लोरोसिस नेक्रोसिस उसमें नहीं हो रहा है, लेकिन वो इतना भयंकर लेवल का कैमोफ्लेज शो करता है कि सूखी पत्ती है तो उसके जैसा सूखा अपीयरेंस भी ले लेगा, हल्का ग्रीनिश ब्लू, पिंक, येलोइश, ब्राउनिश अपीयरेंस ले लिया। इवन आपको स्पॉट दिखाती हूँ, ये देखो इस तरीके के लीफ पे जो स्पॉट बनते हैं वो भी दिख रहे हैं इसके बॉडी। तो ये वाला इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट है, ये लीफ है, ये लीफ है, ये सब लीफ। इसमें बताओ, ये वाला इंसेक्ट है। तो बहुत ही फैसिनेटिंग वर्ड है। बहुत सारे इंसेक्ट हमारे काम के भी हैं। अब ये आगे इनको खाने वाले प्लांट, इंसेक्टिवोरस, ठीक है। ये सन ड्यू है, ये विनस, विनस फ्लाईट्रैप है। तो वही हम बताना चाह रहे हैं कि ये प्रे प्रीडेटर के फिनोमेना में कहीं प्रे बन जा रहे हैं, कहीं प्रीडेटर भी। ओके बच्चा, इंसेक्टिवोरस प्लांट को फूड चेन में अपन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों जगह रखते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इकोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो वो प्रोड्यूसर है, और जब वो इंसेक्ट को खा रहा है तो फूड चेन में वो प्राइमरी कंज्यूमर पे आ गया, ठीक। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्लांट्स आर ऑलवेज प्रोड्यूसर और सम एक्सेप्शन, तो उसमें एक्सेप्शन है। चलो अब इतना सब देखने के बाद अपने काम की चीज करते हैं। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो मीन्स ज्वाइंटेड, पोडा मीन्स पैर, फुट अपेंडेजेस, ओके। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, तो सीटी अनज्वाइंटेड थे, पैरापोडिया अनज्वाइंटेड थे, अभी क्या है, ज्वाइंटेड है बेटा। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड इंसेक्ट। एनिमेलिया का लार्जेस्ट फाइलम पूछेगा तो आर्थ्रोपोडा। पूरे एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट क्लास पूछेगा तो इंसेक्टा। दोनों क्वेश्चन अलग है बेटा, इंसेक्टा इज क्लास एंड फाइलम इज आर्थ्रोपोडा। अब हम तुम्हें इकोलॉजी तक जब जाओगे, जब तुम स्पीसीज रिचनेस ये सब पढ़ोगे, तो यू विल फाइंड आउट कि आउट ऑफ 10 अगर आप धरती पे एवरेज 10 स्पीसीज को पढ़ रहे हो तो 10 में से 7 आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करती है, ठीक है। टोटल लिविंग स्पीसीज में 70% एनिमल, मतलब 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और ये जब लिविंग ऑर्गेनिज्म चलता है बेटा, इसमें माइक्रोस्कोपिक को हटा देते हैं,
क्योंकि अभी इन्हीं की डिस्कवरी पूरी नहीं हुई है। तो माइक्रोस्कोप जो नहीं दिख रहे हैं उनको हम कभी जनरल काउंटिंग में नहीं लाते। समझ रहे हो ना क्यों? जो हमें दिख ही नहीं रहा उसकी रेंज हम कैसे निकाल सकते? जो हमें दिख रहा है वही अभी 8.7 बिलियन डिस्कवर्ड है और माना जाता है कि ये है 25 से 30 बिलियन धरती पे। समझ रहे हो? इतनी स्पीसीज, मिलियन में इतनी स्पीसीज प्रेजेंट है, लेकिन वो अभी डिस्कवर्ड भी नहीं हुई है। तो इस 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, फंजाई में 70% जो है वो वैरायटी ऑफ एनिमल्स है, एंड इस 70% के 70% इंसेक्ट है, ऑर्थ्रोपोडा है मतलब। तो आप समझ सकते हो, मतलब ये 70 को आप कर लो एनिमल का 100%, तो 100% एनिमल में 70% ऑर्थ्रोपोडा है। इसका मतलब हर 10 में से 7 क्या हुए? ऑर्थ्रोपोडा है। तो आप समझ रहे हो क्यों ये लार्जेस्ट है? हम्म which include insecta. Over two-thirds of named species, मतलब discovered species on Earth are arthropods. They may be aquatic. Aquatic होंगे तो फिर से वेरिएशन है, मैराइन भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल फ्री लिविंग हो सकते हैं, समटाइम्स पैरासिटिक, पैरासाइट्स भी हैं इसमें। बॉडी इज बायलेटरल सिमेट्रिकल। अब जनरल वाली फीचर्स आप फटाफट रिकॉल करो और वो सब तो ऐसे ही लिख लिया करो। bilateral symmetry, triploblastic, organ system level of organization, ट्रू सिलोम, मेटामेरिकली सेगमेंट है, लेकिन क्या है ये? टेगमेटाइजेशन। दिस इज टेगमेटाइजेशन। इसमें कुछ सेगमेंट फ्यूज होके हेड को बनाएंगे, कुछ सेगमेंट फ्यूज होके इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोरेक्स बना लेंगे, एंड कुछ एब्डोमेन बना लेंगे। तो एक रिपीटेड सेगमेंट दिखेगा आपको हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में, लेकिन रिपीटेड सिर्फ और सिर्फ एब्डोमेन में दिखे। अभी हम दिखाते हैं इमेज। ओके, अब ये वाला जो सिस्टम हुआ है, क्लासिफाई है, उसने क्या किया? इसका इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इमेज मैंने लगाया। अब देखो, अगर हम इसको कहें एनिलिडा, कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर मतलब जिसके पूर्वज एक ही हो, ठीक है? एंसेस्ट्री समझ में आती है, फाइलोजेनी समझ में आती है, अच्छे से समझ में आएगा। ये एनिलिडा है, ट्रू मेटामेरिस शो कर रहा था। अब एनिलिडा में प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये फ्यूज कर ले फंक्शन के अकॉर्डिंग, और फंक्शन हर सेगमेंट में रिपीट करने की जगह एक एक चीजों को एक एक सेगमेंट का स्पेसिफिक कर दिया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? स्पेसिफिसिटी, फंक्शन बढ़ाने के लिए, आउटपुट बढ़ाने के लिए और अच्छे से रिस्पॉन्स करने के लिए क्या किया गया? इसको चैम्बर बना दिया गया। तो हेड बना, एक में हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन बना, वो आगे आपके ये वाले इंसेक्टा, ठीक है? फिर आपके क्रस्टेशिया बने, स्कॉर्पियन बने, प्रॉन बने। उनमें क्या है? हेड और थोरेक्स को फ्यूज कर दो, ये वाला फ्यूज है, तो ये क्या हो जाते हैं? सिफेलोथोरेक्स। इस यूनिट को बोलते हैं सिफेलॉन। समझ में आई ये बात? तो कॉमन एंसेस्टर है, उनसे इवोल्यूशन में दो डायरेक्शन में इवोल्यूशन हुआ। एक ऑर्थ्रोपोडा बने हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन वाले, मतलब इसमें 3 टैग्मा है, 3 टैगमेटा या टैग्मा, जो भी बोले दोनों करेक्ट है, और यहाँ 2 टैगमेटा। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या सबको? ये ऐसा नहीं है कि मैं जबरदस्ती पढ़ा रही हूँ, ये इवोल्यूशन का पॉइंट यहाँ पे बता रही हूँ। ओके, क्योंकि सब एनिमल आगे वाला पीछे वाले से इवॉल्व होके ही बना। तो क्या हो रहा है नेचर में? इसके फंक्शन को सेगमेंट से निकाल के जोन वाइज ले आया गया, कंपार्टमेंट वाइज ले आया गया। तो यहाँ पे हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन बन गया। अब हेड क्या करेगा? आपका सेंसरी ऑर्गन सारे हेड को मिल गए, एंटीना, माउथ, आई, ये सब हेड वाले रीजन में आ गए, एंड थोरेसिक वाले रीजन में पैर लगा दिए, विंग्स लगा दिए, अपेंडिसेस दे दिए, एंड एब्डोमेन रीजन में सारे ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन्स हैं, डाइजेशन वगैरह चल रहा है। इज इट क्लियर? तो ये है तो सेगमेंटेशन, लेकिन मेटामेरिज्म में ये अप एक लेवल अप है, और इनको बोलते हैं टैगमेटाइजेशन। सिलोम है, ट्रू सिलोम रहेगी। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, बट इन सम हेड एंड थोरेक्स आर फ्यूज टू फॉर्म सिफेलोथोरेक्स। इसके लिए एक वर्ड और यूज करते, प्रोसोम।
सेगमेंटाइजेशन हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। प्रॉन आप सबने जो सी फूड खाते होंगे देखा होगा, तो प्रॉन भी क्रस्टेशिया ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। इसमें सिफेलोथोरेक्स होता है। तो 13 सेगमेंट फ्यूज है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपके अभी काम की नहीं है, बस आप ये समझो कि सिफेलोथोरेक्स क्या है। हेड और थोरेक्स वाले रीजन को फ्यूज कर दिया। सिफेलो मतलब सर, हेड। सिफेलोपोडा मोलस्का में आता है, सर पे पैर, ऑक्टोपस, ओके, स्क्विड्स, ये सब क्या होते हैं, सर पे पैर वाले। तो सिफेलोपोडा, यहाँ सर पे थोरेक्स दे दिया गया, सिफेलोथोरेक्स। तो कोई वर्ड आया कहां से वो पकड़ लिया करो, फिर याद रहेगा, ठीक है। लॉबस्टर, यहाँ पे भी आपको फ्यूज दिख रहा है। हेड, आप इतना समझो कि हेड और थोरेक्स के बीच में आपको कोई ऐसा डिफरेंट बाउंड्री नहीं दिखेगा कि यहाँ तक आपने हेड बोला और यहाँ तक थोरेक्स बोला, तो वो फ्यूज हो गए। और आगे जाके कैसे, हम लोग तो प्रॉपर नेक वाले, ठीक है। तो हेड और थोरेक्स के बीच में हमारे नेक है, ठीक है। अब आप देखो, यहाँ पे सेंसरी सिस्टम आ गया, यहाँ पे अपेंडेजेस आए हैं, और यहाँ पे एब्डोमेन वाले रीजन में आपको सेगमेंटेशन दिखता है। तो सेगमेंटेशन प्रेजेंट इन एब्डोमेन। हम लोग की बॉडी में भी मैंने बताया सेगमेंटेशन वर्टिब्रल कॉलम में है, सेगमेंटेशन रिबकेज में है, स्पाइनल नर्व्स की सप्लाई में सेगमेंटेशन दिखेगा आपको। रिपीटेशन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पूरी बॉडी आप कहो कि अर्थवर्म की तरह है, तो वैसा अभी अब किसी फाइलम में नहीं मिलेगा। यूनिक फीचर, दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, ये इसका यूनिक फीचर है। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ओके, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। तो अगेन ये क्या करेगा बेटा, मोल्टिंग इफेक्ट को शो करेगा, शेड ऑन करेगा। बॉडी कैविटी अराउंड विसरा कंटेन्स ब्लड। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनो ध्यान से। एनिलीडा में वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आ चुका था, क्योंकि इवोल्यूशन के पॉइंट से क्लोज सिस्टम ऊपर है, ओपन सिस्टम की हायरार्की नीचे है, और पहले क्या आया है, क्लोज सिस्टम आया है। तो आप इस तरीके से हायरार्की में आगे जाओगे ना कि चीजें डेवलप हुई गई हैं, तो यहाँ पे ये इसका एक्सेप्शन, सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड इन एनिलीडा कंपेयर टू आर्थ्रोपोडा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओके। बॉडी कैविटी अराउंड विसरा, विसरा मतलब विसरल ऑर्गन को, सिर्फ विसरल ऑर्गन जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उस कैविटी को विसरा बोलते हैं, वही आपकी बॉडी से बॉडी कैविटी हो गया, ओके। कंटेन्स ब्लड। तो अभी आपने क्या क्या टर्म दिया, कैविटी को देखो बेटा, ध्यान रखना। स्यूडोसील दिया, ठीक, फिर सिलोम दिया, ट्रू सिलोम में यू सिलोम दिया, स्यूडोसील था तो स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड बोल दिया था आपने, यहाँ सिलोमिक फ्लूइड आप बोल दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, उस फ्लू कैविटी में ब्लड आ गया, तो आप इसको क्या बोल दोगे, हीमोसी। सीक्वेंस समझो, स्यूडोसिल, सिलोम, यू सिल बोल लो, यू सिलोम बोल लो, या सिलोमिक फ्लूइड बोल लो, एक ही बात है। एंड देन उसके बाद क्या आ रहा है, हीमोसिल। क्या हो रहा है इसमें, देखो बाहर अर्थक्वेक वगैरह नहीं आने वाला। डाइजेस्टिव ट्रैक इज कंप्लीट, पुराना पॉइंट है, एंड दे कैन फीड अपॉन ऑल काइंड ऑफ फूड सब्सटेंस। वेरिएशन है, एडॉप्टेशन है। जैसे आपने मोनेरा में देखा था कि न्यूट्रिटिव मोड, उसमें सब कुछ है, जितने आपको न्यूट्रिटिव मोड आते हैं सब मोनेरा के अंदर, ओके। तो अगर ये इतने ज्यादा सक्सेसफुल है, इसका मतलब देखो, जीने के लिए सबसे पहले खाना जरूरी है। तो कोई भी चैलेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग ये खा लेते हैं। पत्ती प्रेजेंट है, पत्ती खा लो, छोटे इंसेक्ट प्रेजेंट है वो खा लो, इंसेक्ट का लार्वा प्रेजेंट है वो खा लो, ठीक है। कुछ नहीं प्रेजेंट है, ह्यूमन को काट के खून खा लो, तो ये कुछ भी खाने वाले, इसलिए इनके माउथ के शेप में चेंजेस आ गए, माउथ बदल गए, च्युइंग टाइप का हो गया, पियर्सिंग, सकिंग, मॉस्किटो, ये हो गया आपका कॉकरोच, साइफनिंग एंड स्पॉन्जिंग, ये होगा आपका बटरफ्लाई, ये हो जाएगा आपका मक्खी, ठीक है, फ्लाई। तो इस तरीके से आपको क्या दिख रहा है, माउथ क्या खाने वाला है उसके अकॉर्डिंग माउथ के पार्ट में मॉडिफिकेशन हो गया। जैसे इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, पियर्सिंग एंड सकिंग, पहले सुई लगती है अपने को, फिर वो अपना ब्लड सक करता है। मॉस्किटो सबको खाया होगा, आई थिंक मॉस्किटो ने तो काटा ही होगा, तो ये वाला सबने फील किया होगा,
ओके। तो च्यूइंग टाइप का, पियर्सिंग, सकिंग, साइफनिंग, पहले इनसे रेंज ऑफ क्वेश्चन बनते थे। आपको एटलीस्ट थोड़ा तो जो आप मॉस्किटो फ्ली पढ़ते हो उनके माउथ का याद रहना चाहिए। कॉकरोच में हम लोग इसके डिफरेंट पार्ट पे बात करेंगे। रेस्पिरेशन, चलो 5 मिनट का ब्रेक लो फिर यहाँ से। चलो, तो जितना वेरिएशन इनके अंदर है उसके अकॉर्डिंग, इनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होंगे। ऑर्गन सिस्टम तो ऑलरेडी है ये, तो इसका मतलब रेस्पिरेशन के लिए एक प्रॉपर सिस्टम वर्क कर रहा हो। तो अब आपको पहली बार गिल्स के नाम आएंगे। गिल्स कहाँ होंगे? एक्वेटिक में होंगे। ठीक है बेटा, तो एक्वेटिक प्रॉन क्रस्टेशियंस में गिल्स दिखते हैं। देन आप बुक गिल्स स्पेसिफिक फीचर है, बुक लंग्स स्पेसिफिक फीचर है, कॉर्डेटा का एग्जाम्पल ध्यान रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ओके, किंग क्रैब में बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स स्कॉर्पियन में बिच्छू। ओके, ट्रैकियल सिस्टम, सो सारे आप जो इंसेक्ट देख रहे हो अपने आसपास उड़ने वाले, उन सभी में क्या है? ट्रैकियल सिस्टम है। तो अब ट्रैकिया के थ्रू अभी तक हम लोग मोस्टली क्या देख रहे थे? सरफेस से, सभी जगह से सरफेस से गैसेस डिफ्यूजन हुआ। तो फर्स्ट टाइम आपको ट्रैकियरी सिस्टम दिख रहा है ऑर्थ्रोपोडा में। क्लियर है? ट्रैकिया कैरी ऑक्सीजन डायरेक्टली टू द बॉडी सेल्स, क्योंकि अभी लंग्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लंग्स नहीं आए। ठीक है, तो ट्रैक्यूरी सिस्टम में क्या है? वो डायरेक्ट बॉडी सेल्स को सप्लाई दे रहा है, टिश्यू को सप्लाई दे रहा है ऑक्सीजन का। दैट्स वाई अब इनके सिस्टम को थोड़ा सा समझना है। ट्रैक्यूरी सिस्टम जो इंसेक्टा के अंदर है, उसमें हर एक सेगमेंट में, आप या टैगमा बोलो या सेगमेंट बोलो, उसमें बाहर की तरफ एक ओपनिंग आपको दिख रही। दिस ओपनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। स्पायरिकल, स्पायरिकल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिक फीचर में आ जाएगा ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, स्पायरिकल, इस पे शॉर्ट नोट्स आपको लिख के रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ट्रैकेरी सिस्टम के थ्रू ऑक्सीजन की सप्लाई और CO2 बाहर हर सेगमेंट से आ सकता है, हर जोन से आ सकता है। दैट्स वाई अगर आप कॉकरोच को हेड वाले पोर्शन से कट कर देते हो तो कॉकरोच की डेथ नहीं होती है। ठीक है, कॉकरोच कटे हुए सर से भी सरवाइव कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ एक सिस्टम गया है, एक सिस्टम नहीं, ज्यादा सिस्टम गए हैं, लेकिन उससे उसको कोऑर्डिनेशन में थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी। बाकी उसके गैंग्लियंस प्रेजेंट हैं, ट्रैकेरी सिस्टम प्रेजेंट है, जो ऑक्सीजन चाहिए उसको वो मिल रही है। क्लियर? जो उसकी मेटाबॉलिज्म है वो वहां चल रही है, लेकिन मेटाबॉलिज्म के लिए जो फूड उसको चाहिए वो उसको कंटिन्यू नहीं मिलेगी। तो कॉकरोच की जो डेथ होती है बेटा, वो स्टारवेशन से होती है। स्टारवेशन समझते हो? जो फूड अंदर है उसके बॉडी में, स्टोर फूड वगैरह सब, उसको वो यूज कर लेगा, सारे मसल्स वगैरह उसकी फूड डिकम्पोज हो जाएंगे, उसके बाद उसकी डेथ होती है। ठीक है, क्योंकि उसको जो कैविटी है वो ओपन है, उसको जो सप्लाई चाहिए वो सब वहां पे मिल रही है, जो उसके अंदर स्टोरेज फूड है वो सब जब तक यूज हो जाएंगे, क्योंकि इस वाले सिस्टम से उसका सेंसरी सिस्टम गया। ओके बच्चों, तो ट्रैकेरी सिस्टम का सीक्वेंस पूछा जाता है, आप इसको लिख लो। स्पायरिकल, आउटर साइड से इनर साइड हम बता रहे हैं। ठीक है, स्पायरिकल ओपन होगा ट्रैकिया में, एंड ट्रैकियस ओपन होगा कई सारे ट्रैक्यूल्स में, एंड ट्रैक्यूल से ऑक्सीजन ट्रेवल कर जाएगा। अब हम बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो बेटा इसमें कौन सा गैस आएगा? ऑक्सीजन है। अगर हम इसी सीक्वेंस को रिवर्स कर दें तो वो हो जाएगा CO2 का ट्रेवल का रास्ता हो जाएगा। तो क्वेश्चन जब पूछेगा अगर इस तरीके से फ्रेम होगा तो आप ध्यान देना, ऑक्सीजन की सप्लाई पूछ रहा है या CO2 की सप्लाई पूछ रहा है। ओके, एंट्रैक्यूल्स के बाद बॉडी सील आ गई, उसकी बॉडी कैविटी आ जाएगी जो ओपन हिमोसील को शो कर रही है, तो वहां पे ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाएगा। अब ऑक्सीजन डायरेक्ट टिश्यू के लिए अवेलेबल है। इज इट क्लियर? टिश्यू के लिए अवेलेबल है मतलब सेल के लिए अवेलेबल है, सेलुलर रेस्पिरेशन में पहुंच गया। क्लियर है? सीक्वेंस नोट कर लेना, स्पायरिकल, ट्रैकिया, ट्रैक्यूल्स, बॉडी सील, कैविटी, बॉडी कैविटी डायरेक्ट लिख लोगे अगर तो भी ठीक है, एंड देन टिश्यू, टिश्यू तक पहुंचा तो फिर वहां से अब सेल तक आराम से पहुंच ही जाना है, गैसेस डिफ्यूजन होगा, तो ऑक्सीजन इन होगा, CO2 आउट होगा। तो किसके लिए पाथ पूछ रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये फर्स्ट हो गया आपका ट्रैकेरी सिस्टम। एनी क्वेरी? ये एक इनलार्ज करके यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको, स्पायरिकल, एब्डोमिन,
अब स्पाइरिकल स्पेसिफिक होते हैं बेटा, थोरेसिक रीजन के स्पाइरिकल को थोरेसिक स्पाइरिकल बोलेंगे, एब्डोमिनल रीजन के स्पाइरिकल को एब्डोमिनल स्पाइरिकल बोलते हैं। स्पाइरिकल ओपन हुआ, यहाँ से एंटर करेगी गैसेस, तो ये यहाँ पे एफ से ट्रैवल कर रही है, ट्रैकिया हो गया ये, जो बड़ी वाली होंगी, फिर जो ब्रांचेस बनती जा रही है इसमें फिर प्राइमरी सेकेंडरी, जैसे हम लोगों में ब्रोंक्यूल्स होते हैं वैसे यहाँ पे ट्रैक्यूल्स होंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो स्पाइरिकल एयर ट्यूब्यूल्स हैं, ट्रैकिया ट्रैक्यूल्स की ओपनिंग थ्रू आउट द बॉडी विच ओपन टू द एनवायरमेंट, बाहर के साइड में जो पोर है दैट इज स्पाइरिकल, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्टा। ओके, ऑर्थ्रोपोडा में भी इंसेक्टा की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब दिख रहा है आपको ये उसका बॉडी प्लान, देखो आप, तो इस तरीके से आराम से इसको तो ऑक्सीजन मिल ही रहा है, सारे पोर हैं। ओके, और ये उसका देखो ब्लड वेसल, लार्ज ब्लड वेसल्स तो होती है, उसमें ब्लड आ रहा है, लेकिन उसके बाद कैविटी में वो छोड़ दिया जाएगा, जिसमें ब्लड होगा उसमें हम बात कर रहे हैं, है ना। जहां नहीं होगा वहां हीमोलिम्फ होता है। इज इट क्लियर? रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर है? डाइजेस्टिव सिस्टम में दो तीन पॉइंट ही लिखना है कि वेल डेवलप्ड है, कंप्लीट है, बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम आपको कॉकरोच का पढ़ना है एनाटॉमी, वहां डिटेल में बात करें। अब देखो यहाँ पे जिसको हम मार्किंग करेंगे उस पर फोकस करना, पूरे इमेज को ध्यान मत दो, अर्जुन की तरह रहो, सिर्फ आंख देखना है तो आंखें दिखनी चाहिए। दिस इज बुक लंग, आप बुक का स्टैक देखते हो कैसे इस तरीके का अपीयरेंस हो जाता है, तो लंग्स के प्रिमिटिव जो थे वो थे बुक लंग्स। बुक लंग्स इंडिकेट करते हैं कि अब लंग्स का इवोल्यूशन होगा। ओके, बुक गिल्स इंडिकेट करते हैं कि गिल्स का इवोल्यूशन होगा, और ये कलेक्शन है, छोटे छोटे लंग्स को मिला दो तो बुक लंग्स हो जाएंगे। एक बुक में भी देखो तो आप कई सारे पेजेस होंगे, तो उसमें एक स्टैक होता है ना, पूरा एक के ऊपर एक ऐसे होते हैं, तो वो हो गया आपका बुक लंग। सेम वे में बुक गिल्स होती है, अभी दिखाते हैं हम इमेज। अब यहाँ पे आप फोकस करो, दिस इज गिल्स, गिल्स एक्वेटिक कंडीशन में दिखता है, तो ये वाला ग्रीन वाला पार्ट आपका क्या है, गिल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपने देखा, ये ट्रैकियरी सिस्टम को, ये वाला आपका ट्रैकियरी सिस्टम का है। अब एक एक में आप इमेज देख लो थोड़ा, ठीक है, ये देखो आप, इसमें तो नहीं, इसमें मार्किंग कर रहे हैं, ये तो उसके ज्वाइंटेड लेग दिख रहे हैं, थोरेसिक रीजन, ठीक है, फिर ये आपको बुक गिल्स दिख रहे हैं, एक गिल नहीं है, जैसे बुक आप एक के ऊपर एक रखते हो उसी तरीके का अपीयरेंस आपको दिख रहा है। एंड देन ये बुक लंग्स है, ट्रैकियरी सिस्टम से रिलेटेड होता है बुक लंग। लंग्स में ट्रैकिया वर्ड तो सुना ही अपन ने ना, ट्रैकिया समझते हो, तो ट्रैकिया इज रिलेटेड टू टेरेस्ट्रियल, बुक लंग्स होंगे इस तरीके से। इसको अगर यहाँ पे देखना आप ये देखो, ओके, ये स्पाइडर में शो कर रहे हैं, तो बुक लंग्स गिल्स फोर टाइप्स के हो गए। रेस्पिरेटरी सिस्टम में फोर टाइप्स के ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक गिल्स के थ्रू है, एक बुक गिल्स के थ्रू है, एक बुक लंग्स के थ्रू है, एंड एक जो इंसेक्ट था जो डोमिनेटिंग है दैट इज द ट्रैकियरी सिस्टम। ओके, स्पाइरिकल उसमें ओपनिंग होता है, सेगमेंटेड स्पाइरिकल की ओपनिंग रहती है, इसलिए हर सेगमेंट में ऑक्सीजन की सप्लाई डायरेक्ट होती है ट्रैकिया वाले सिस्टम। ओके बच्चा, नाउ आपको रिलेट करना है सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब रिलेटेड चलेंगे। ओके, क्योंकि ब्लड के थ्रू डिजोल्व होके ऑक्सीजन की और CO2 की सप्लाई होनी है, बाहर आना चाहे अंदर जाना। इज इट क्लियर? अभी तक जहाँ पे था वहां सरफेस से हो रहा था वो, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह आया नहीं। ओके, या एनेलिडा में आया भी तो भी वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को शो कर रहा था, वेट स्किन थी उसकी, वो वहां से रेस्पिरेशन को शो कर रहा था। ओके बच्चा, तो सर्कुलेटरी सिस्टम लेस इवॉल्व है अपने प्रिमिटिव फाइलम से, ये ट्रिकी क्वेश्चन, हमेशा चीजें इवॉल्व रहेंगी प्रिमिटिव फाइलम से, लेकिन इसके जस्ट प्रिमिटिव फाइलम क्या है, एनिलिडा, और एनिलिडा का सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड है कंपेयर टू ऑर्थ्रोपोडा। Circulatory system is open type, that is blood flows in open tissue spaces such as known as hemocoel. ओके, हीमोसील, सील मीन्स हमें पता है बॉडी कैविटी, चली आ रही है, बहुत पुराना सब वर्ड हो चुका है,
हीम भरा है मतलब ब्लड भर दिया हमने। सिलोम में फ्लूइड भरा है, उसको हमने क्या बोला? सिलोमिक फ्लूइड। स्यूडोसिलोम में फ्लूइड भरा है, उसको हमने क्या बोला? स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड। ट्रू सिलोम में है तो उसको हमने सिलोमिक फ्लूइड बोला। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि ब्लड ओपन कैविटी में। ओपन कैविटी बॉडी के अंदर क्या है? बॉडी कैविटी है। तो बॉडी फ्लूइड के साथ क्या मिक्स हो रहा है? ब्लड मिक्स हो रहा है। इज इट क्लियर? इसको आप ऐसे समझो, जब आप होली में कलर मिलाते हो तो पानी में कलर डाल देते हो, तो पूरे पानी का कलर चेंज हो जाता है ना। तो जो भी फ्लूइड कैविटी में प्रेजेंट है उस फ्लूइड में ब्लड आके डिसॉल्व हो जाए, तो वो पूरी कैविटी क्या हो गई? हीमोसील। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ट्रू सिलोम में ही हीमोसील दिखेगा। ओके, तो ट्रू सिलोम एंड हीमोसील, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्थ्रोपोडा। अगेन, इंस्टेड ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड इज कलरलेस, मतलब कलर पिगमेंट नहीं होगा, उस केस में आप क्या बोलोगे? उसको हीमोलिम्फ। अभी बस हम आपको एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं। ब्लड से आप माइनस कर दो कलर को, रंग निकाल दो, तो जो बनता है उसको आप बोलते हो लिम्फ। अपने बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम अलग होता है एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अलग होता है। हमेशा लिम्फ में एक चेकिंग होती है, दिस इज लाइक अ इम्यून चेकिंग। ठीक है, कि ब्लड के लिक्विड में कहीं कुछ, ये प्लाज्मा नहीं है, ये ध्यान रखना। हम सर्कुलेटरी सिस्टम में करेंगे सब डिटेल में बात। लिम्फ ब्लड से निकलेगा एंड देन लिम्फ ब्लड में ट्रांसफर हो जाएगा। चेकिंग के बाद ट्रांसफर हो जाना है। जैसे जस्ट सपोज कि आपकी कोई जगह है जहाँ पे आपको चेकिंग कराना, चेकअप वगैरह कराने जा रहे हो, तो आपने चेकअप कराया और आगे चले गए, वापस अपने घर चले गए। ओके, जैसे पुलिस चौकी वगैरह में किसी को अगर वहां पर रिपोर्ट करने जाना है तो वो वहां जाएगा और वापस जाएगा। ठीक है, तो इस रास्ते में ब्लड से लिम्फ बनता है, लिम्फ फिर वापस ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है। सिर्फ चेक किया जाता है। इम्यून सेल्स, इम्यून सिस्टम उसमें चेक करता है कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं कोई अनवांटेड माइक्रोब तो नहीं आ गया, कोई पैथोजन तो नहीं है, कोई एंटीजन तो नहीं है। उसके लिए चेकिंग होती है, इसलिए लिम्फ बनता है। तो ऐसा ब्लड जिसमें कलर नहीं होगा उसको हम कह सकते हैं हीमोलिम्फ। अब इस वर्ड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल है इंसेक्ट। जैसे आप मॉस्किटो के अंदर देखो तो मॉस्किटो आप मारोगे, अगर उसके अंदर ब्लड निकला इसका मतलब वो ह्यूमन ब्लड। ओके, उसने ऑलरेडी किसी का शक कर रखा है या आपका शक कर रखा था। अदरवाइज आप मच्छर को मारोगे तो आपको खून नहीं दिखेगा, उसके एब्डोमेन कैविटी एकदम सिंकी हुई दिखेगी, और जब वो फीड किया हुआ रहता है तो उसके उड़ने की कैपेसिटी वगैरह लूज हो जाती है। ठीक है, वो दीवार पे चिपका है तो उस वक्त आप उसको अटैक कर सकते हैं, लेकिन आपकी दीवार खराब हो। तो मैं तो कभी नहीं अटैक करती, ना चद्दर पे ना दीवार। तो अब प्रॉपर डाइजेशन कर लो, जब तुम पिचक जाओगे तब देखिए। ओके, रेस्पायरेट तो कलरलेस कॉल्ड हिमोलिम। थोड़ा सा हम इसको समझा देते हैं आपको। चलो, ये तो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, इससे समझो पहले। तो हार्ट है, बड़ी वेसल्स है एंड वहां से ब्लड पंप हो रहा है, ब्लड गया और डायरेक्ट कैविटी में ओपन हो गया। ये दिस इज लाइक अ लार्ज टब। ओके, और इसमें सारे विसरल ऑर्गन है, इसका गट सिस्टम है, इसका एक्सक्रीटरी एलिमेंट्री सिस्टम है, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और वो सब ऑर्गन डायरेक्ट सप्लाई ले रहे हैं ऑक्सीजन की, और डायरेक्ट CO2 रिजॉल्व हो जा रहा है फिर इसमें। CO2 इसी पाथ से वापस चला गया हार्ट में। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? ओपन टाइप का। जबकि क्लोज टाइप में आप क्या देख रहे थे? पंपिंग हो रहा था और हर जगह क्लोज सप्लाई बनी हुई। हम लोगों में कैसा है? क्लोज है। तो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम इवॉल्व है, और फर्स्ट टाइम आया था इवॉल्व सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, देखो अब यहाँ पे जैसे आप स्पायरिकल से देख रहे थे कि गैसेस डिफ्यूजन हो रहा था, उसी तरीके से यहाँ पे ये जो लार्ज वाली ब्लड वेसल दिख रही है, इट वर्क एज अ हार्ट। ठीक है, ये हार्ट की तरह वर्क करेगी, और यहाँ से जब ये पॉजिटिव मूवमेंट को शो करेगी, यहाँ से फ्लो करेगी, तो ये ब्लड वेसल से होते हुए ये कैविटी में आ गया। अब कैविटी में ओपन कैविटी, समझ में आ रहा है? फिर ये इधर से ब्लड इधर जाएगा, तो जब इधर जाएगा तो ये CO2 लेके जाएगा, जब इधर आएगा तो ये ऑक्सीजन लेके आएगा। ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पेरिकल वाले में डायरेक्ट ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाएगा। अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन CO2 इसमें मूव करता रहेगा। तो जैसे CO2 ज्यादा होगी तो बॉडी के बाहर उसको स्पायरिकल से ही रिमूव कर दिया जाएगा,
ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो ऑक्सीजन बाहर आएगा अपने अपने। मैंने बताया गैसेस डिफ्यूजन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अनदर गैस। डिफ्यूजन का फिनोमेना कभी भी किसी दूसरे डिफ्यूजिंग पार्टिकल पे डिपेंडेंट नहीं होता है। तो ऑक्सीजन अपने कंसेंट्रेशन के अकॉर्डिंग जा रहा है, CO2 अपने कंसेंट्रेशन के अकॉर्डिंग जा रहा है। इवन आपको पता है कि ये प्योर ऑक्सीजन तो है नहीं, मिक्स्ड गैस को लेते हैं हम लोग। ओके बच्चों, तो जिसको जैसे ट्रेवल करना है, जिसकी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग वो खुले एकदम टब में प्रेजेंट ब्लड में से अपने अकॉर्डिंग डिफ्यूज हो रहा है, अपने डिमांड के अकॉर्डिंग डिफ्यूज हो रहा है। ओके, इज इट क्लियर? अब इसमें देखो डॉर्सल ब्लड वेसल्स। अब ध्यान ये रखना है, हम लोगों का हार्ट जो है दैट इज वेंट्रल। तो डॉर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, ये सब वर्ड बार बार आते रहेंगे आपको और ये क्वेश्चन बन। तभी जो इनके में हार्ट आ रहा है या एनालिडा में जो आपने देखा वो किधर है, वो डॉर्सली साइड पे चल रहा है। और ये क्या है, लार्ज ब्लड वेसल्स है, चैम्बर नहीं है। ओके बच्चा, उसके बाद देखो आप नीचे कोई इस तरीके की वेन्स नहीं दिख रही है, ओपन हो गए। क्लियर है? अब ये तुम लोग खुद बताओ, रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट, व्हाट इट मींस? व्हाट इट मींस? कौन सा पिगमेंट होता है रेस्पिरेटरी? हीमोग्लोबिन का तो पता होगा ना भाई, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। तो हीमोग्लोबिन एब्सेंट है यहाँ पे। कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट, हीमो ब्लड को शो कर रहा है, साइनिन ब्लू कलर का। ठीक है, मैंने यहाँ ब्लू कलर भी कर भी दिया है। हीमोसाइनिन ब्लू कलर के पिगमेंट को शो करता है। अगर आपने प्रॉन घर में कभी कहीं कुकिंग के टाइम देखा है तो ये ऑब्जर्व किया होगा कि प्रॉन का ब्लड जो होता है वो रेड कलर का नहीं होता, वो ग्रेस ब्लूइश कलर का दिखा होगा। ओके, तो हीमोसाइनिन पिगमेंट होता है उसमें और ये कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है। ब्लड का कलर कैसा रहेगा? ब्लू। क्रस्टेशियंस में मेनली दिखने को मिलता है, एग्जांपल प्रॉन। तो हम क्या बता रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटा या तो ब्लड प्रेजेंट है या तो ब्लड नहीं प्रेजेंट है। प्रेजेंट है तो वो कहीं रेड कलर का है, कहीं वो ब्लू कलर का है, कहीं कलरलेस है। कलरलेस है तो आपने उसको हीमोसिल कह दिया। कलरफुल है तो ब्लड है, रेड है तो एरिथ्रो पिगमेंट से हो जाएगा। ठीक है, ब्लू है तो साइनो पिगमेंट से हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो वेरिएशंस है सारे सिस्टम में, आपको यहाँ पे वेरिएशंस दिख रहे हैं। ये देखो आप, ये हार्ट यहाँ से पंप हुआ और ये पूरी रेड कलर की क्या हो गई आपकी, हीमोसिल कैविटी हो। लोकस्ट का ये दिख रहा है। ओके, अब ये हॉर्सशू क्रैब दिख रहा है। मेडिसिनल पर्पज से इसके ब्लड को यूज करते हैं। ये हम सर्कुलेटरी सिस्टम में थोड़ा आपको और आगे इकोनॉमिक कंजर्वेशन में आप इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में भी ये पढ़ो। ठीक है, मतलब बैन है, कई कंट्रीज में ये बैन हो चुका है, लेकिन क्योंकि इससे मेडिसिन बनाई जा रही है, इसका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। अब ब्लड ऐसी चीज है जो किसी के बॉडी में नेचुरल प्रोड्यूस हो। ओके, अगर उस ब्लड में कोई ऐसी कैपेसिटी है कि वो हील कर रहा है या वो किसी चीज को इलाज में यूज हो रहा है तो वो नेचुरली उसके बॉडी में ही बनेगी और वहां से आपको वो ब्लड आइसोलेट करना होगा। तो कई जगह ये बैन हो चुका है, कई जगह बैन नहीं है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, अगेन बेटा देखो सारे ही सिस्टम में इसमें यहाँ पे आपको वेरिएशंस दिख रहे हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन के फिर से एक सेट ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एंटिनरी ग्रीन ग्लैंड, डायरेक्ट आंसर है प्रॉन, याद रखो। ठीक है, ये पूछा जाता है, जैसे मैच द कॉलम में दे देगा फ्लेम सेल्स, ग्रीन ग्लैंड, ठीक है, मैल्पीजियन टिब्यूल, कॉक्सल ग्लैंड, इतनी सारी तो तीन तो इसी में होती है। ओके, रेनेट सेल, रेनेट सेल कहाँ है? एस्केलमेंथिज्म, तो इधर दे देगा या तो और एनिमल का नाम दे दे या तो फाइलम का नाम दे देगा। तो आपको मैच करना होगा कि कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, एनिमल किंगडम के जो सेट ऑफ क्वेश्चन आपको मिले उसमें मिलेंगे, तो इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है। एंटीनरी और ग्रीन ग्लैंड, एंटीना वाले रीजन में प्रेजेंट रहेगा उसको बोलेंगे ग्रीन ग्लैंड बेटा, है ना। कलर अपीयरेंस थोड़ा इसका ग्रीनिश होता है और ये छोटे किडनी के जैसा फंक्शन कर रहा है। एंड दीज ऑल आर मेटानेफ्रीडिया बेटा, ये वेल डेवलप्ड है। अब प्रोटो गया, ये मेटानेफ्रीडिया जैसे। इज इट क्लियर? कॉक्सल ग्लैंड, स्कॉर्पियन डायरेक्ट एग्जाम्पल ध्यान रखना। मैल्पीजियन टिब्यूल में अगेन आपका पूरा इंसेक्ट आ जाता, तो मैल्पीजियन टिब्यूल हो गया इधर से, इधर स्पायरिकल हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, ये आपके वेल डेवलप्ड में आ गए एडॉप्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने बताया
लार्जेस्ट क्लास ऑफ एनिमल किंगडम इज इंसेक्टा। ओके बच्चा। मैलपीजियन ट्यूब्यूल इंसेक्ट में ओपनिंग इनटू गट, अभी दिखाते हैं इमेज, फिर वहां पे बात करते हैं। एक्सक्रीटरी मैटर, अब देखो आप कभी मकड़ी को कभी कॉकरोच को बैठ के बढ़िया पानी वानी पीते तो नहीं देखते होगे, ठीक है, तो आप समझ लो कि इनके अंदर पानी की कमी है। एकदम एक्सक्रीटरी सिस्टम सबसे टफ जाता है बच्चों, नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, और वो सबसे इजी है। मेरे से तो कोई क्वेरी नहीं पूछता है, पक्का डाउट नहीं आता है फिर बच्चों में, एक बार आप उसको समझोगे अच्छे से ना तो वहां पे डाउट आने के चांसेस ही नहीं है। Whenever there is a mechanism, a trend, if you find out the trend, mechanism, if you understand that mechanism, तो फिर कुछ बचता ही नहीं है उसमें। जिसे नहीं समझ में आया वो टफ टफ चिल्लाता। तो आप इसको समझो। अब वाटर कोई पी नहीं रहा है, दिख नहीं रहा आपको कि वाटर भी पीते होंगे ये लोग, ठीक है, तो इसका मतलब वो वाटर की कमी वाले, वाटर की कमी के हैं तो आपको एनर्जी को यूज करके टॉक्सिक मटेरियल अमोनिया को कन्वर्ट कर देंगे यूरिया, एंड सबसे लेस टॉक्सिक तक आ जाएंगे यूरिक एसिड, और एक्सक्रीट कर देंगे यूरिक एसिड को। तो वो एनर्जी है उनके पास, अरे दौड़ रहे भाग रहे, एनर्जी तो है ना, तो एनर्जी यूज कर सकते हैं। फूड तो अटैक कर ले रहे हैं वो, तो फूड सोर्स भी है उनके पास। पानी की कमी है तो पानी की कमी से उन्हें मोर टॉक्सिक को लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करना है, पानी कम यूज करना है। दैट्स वाई लैंड वाले सारे क्या हो जाते हैं, टेरेस्ट्रियल, यूरिक एसिड को एक्सक्रीटा करते हैं। एंड फर्स्ट टाइम आपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ा कि एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है, यूरिक एसिड। ओके, ठीक है, समझ में आई इसकी कहानी, कॉन्सेप्ट है इन सब के पीछे। अमोनिया जो वाटर में रह रहा है बेटा, उसके पास भर भर के वाटर है, तो क्यों फालतू की एनर्जी यूज करेगा, तो अमोनिया को ही वो एक्सक्रीट कर दिया। हाई टॉक्सिक अमोनिया, लेस टॉक्सिक यूरिक एसिड। अब देखो ये है ग्रीन ग्लैंड, एंटिनरी रीजन में होता है, एंटीना के पास होता है, इसलिए इसको एंटिनरी ग्लैंड भी बोलते हैं। कॉक्सल ग्लैंड का ये आप देखो तो इसमें भी आपको कॉक्सल एंड पे रहेगा ये, और यहाँ पे आप ब्लैडर जैसा देख सकते हो, ट्यूब्यूल देखोगे, छोटा सा प्रोटोनेफ्रिडिया जैसा सिस्टम देख रहे हो, एंड लैब्रिंथ वगैरह भी छोड़ दो, तो एक आपको सिस्टम दिख रहा है, ठीक है, और ये एक्सक्रीटरी मटेरियल को ब्लड से जो भी हीमोलिम्फ वगैरह है, जिस भी टाइप का उनका लिक्विड है उससे वो रिमूव कर रहे हैं, मेटाबॉलिक वेस्टेज को रिमूव कर रहे हैं। इट इज पॉसिबल कि वहां पे एक्सिलरी आपका ग्रीन ग्लैंड और कॉक्सल ग्लैंड एक साथ प्रेजेंट हो, दोनों हो सकता है, ओके, ये भी पॉसिबल। मेलपीजियन ट्यूब्यूल वेल डेवलप्ड है, और मेलपीजियन ट्यूब्यूल का एक क्वेश्चन आता है कि इट्स ओपनिंग, तभी जब आप कॉकरोच पढ़ोगे तो ये डिटेल आप पढ़ोगे। गट को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं अपन, सबसे आगे फोर गट, बीच वाला मिड गट, लास्ट वाला हिंड गट। तो मिड गट और हिंड गट की जहां ज्वाइनिंग होती है वहां पे एक्सक्रीटरी मटेरियल रिलीज हो जाता है। व्हाट इट मीन्स कि ओपनिंग ऑफ एनस डील्स विद द फूड वेस्टेज एंड मेटाबॉलिक वेस्टेज बोथ इन मेलपीजियन ट्यूब्यूल केस। कॉक्सल में देखो ओपनिंग बाहर है बेटा, ठीक है, ओपनिंग बाहर है, इज इट क्लियर। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, ओपनिंग इसकी अंदर है, ये गट में ओपन हो गया, गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल में आया, अब ये हिंड गट की तरफ क्या होगा, इसका फूड एक्सक्रीटा जा रहा होगा, उसमें ये मिक्स हो गया, और देन ये एक्सक्रीशन यहाँ पे यूरिक एसिड का कर जाएगा, और फीसेस का, फीसेस हो जाते हैं आपके डाइजेस्टिव वेस्ट। ये हम बार बार बताते हैं बेटा आपको, आप ये वाली गलती मत करना। और यूरिन जो होता है या मिक्सचुरेशन की प्रोसेस, वो होता है आपका मेटाबॉलिक वेस्ट, जो मेटाबॉलिस के वेस्ट से निकला है, मेटाबॉलिस के रिजल्टेड आया है, वो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, और जो खाने में अनडाइजेस्टेड रह गया है वो एक्सक्रीटरी अनडाइजेस्टेड फूड होता है। ओके, यहाँ पे देखो आप इसका लोकेशन एंड ये नंबर ऑफ मेलपीजियन ट्यूब्यूल, और ये सारी चीजें हम लोग फिर से वहां जब कॉकरोच पढ़ेंगे डिटेल में तब बात। तो क्या क्या हो गया, कॉक्सल हो गया, ग्रीन ग्लैंड हो गया, मेलपीजियन ट्यूब्यूल हो गया, ऑल 3 आर प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोडा। नर्वस सिस्टम अगेन आप देख रहे हो, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कैच कर रहे हैं, सब कुछ कर रहा है, तो बढ़िया वेल डेवलप्ड वाला होगा। सेंसरी सिस्टम होगा, एंटीना इनका पहले से बहुत प्रिमिटिव से डेवलप्ड है, टेंटिकल्स एंटीना इज वेल डेवलप्ड। नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ अ नर्व रिंग again and a double solid and ventral nerve cord bearing ganglia.
फिर से वही कहानी है, सेम एज एनेलिडा की तरह। ठीक है, नंबर में 2 है या पेयर्ड बोल लो, नेचर में सॉलिड है, अरेंजमेंट में लोकेशन में वेंट्रली है, नर्व कॉर्ड, और उसमें कई सारे गैंग्लियन। अब गैंग्लियन के केस में आप क्या बोलोगे, यहाँ पे वहां सेगमेंटल गैंग्लियन बोल रहे थे, यहाँ थोरेसिक, थोरेसिक क्यों, हेड, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल। ओके बच्चे, एब्डोमिनल गैंग्लियन, तो गैंग्लियन के टाइप्स हो जाएंगे, ये भी हम लोग वहीं पे डिटेल देखेंगे जब कॉकरोच पढ़ेंगे। हेड इज डिस्टिंक्ट, अलग से दिख रहा है आपको पूरा, तो हम क्या बोल रहे हैं, सिविलाइजेशन एकदम वेल डेवलप्ड हो गया, अब आपको अलग से सर दिखने लगा। ठीक है, हाई डिग्री ऑफ सिविलाइजेशन रिपोर्टेड हो गया। सेंसरी ऑर्गन अगेन वेरिएशन है, पहली बार आपको आईज बढ़िया वाले रिस्पॉन्स वाली आ रही है, थोड़ा कंपाउंड आईज आ गई, सिंपल आई हो सकती है, दोनों टाइप की आईज को भी शो कर सकता है। एंटीनी प्रेजेंट है, स्टेटोसिस पहले भी आ चुका था, फर्स्ट सेंसरी ऑर्गन जो आया था दैट इज स्टेटोसिस एनिमल किंगडम में, बैलेंसिंग के लिए, मूवमेंट के साथ आया। ओके, एंड एनल सर्काई, एनल रीजन पे होता है, अपेंडिसेस होता है। ये सभी क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल, जैसे एंटीना अकेले ही काफी चीजों को सेंस कर सकता है, एनवायरमेंटल टच को सेंस कर सकता है, किसको टच, कौन है आसपास, वो चलते चलते कॉकरोच जैसे कहीं टकराया तो उसको ऊपर दीवार पे चढ़ना है, पर्दे पे चढ़ना है, कहीं पे भी घूमना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग जा रहा है, उसको डायरेक्शन मिल रहा है। ओके, आईज है, आईज व्यू देते हैं, आई के व्यू पे बात करते हैं अभी। फिर अब एनल सर्काई भी इसी तरीके से सेंसरी वर्क कर रहा है, बैक साइड में एनल वाले तरफ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखो आगे पीछे दोनों तरफ से इसके सेंसरी सिस्टम वर्क कर रहे हैं, तो आप आगे से इनको परेशान करो या पीछे से परेशान करो, ये भागने में एक नंबर। ओके, सबसे तेज दौड़ता है। चलो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा एक क्वेश्चन आता है ओमेटीडियम का, आपको ये कैसा दिख रहा है, खूब सारे छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं ना बेटा, इनको बोलते हैं ओमेटीडिया, या एक को बोलते हैं ओमेटीडियम। ये मैंने स्लाइड में नहीं लिखा, कॉकरोच में अपन कवर करेंगे, बस नाम आप नोट कर लो, ये हो सकता है आपको क्वेश्चन में मिल जाए। ओमेटीडियम, अब ओमेटीडियम या कंपाउंड आई का क्या सीन होता है, हम लोग की आई सिंपल आई, हमें तुम्हें हम पूरे के पूरे एक ही दिख रहे हैं, लेकिन इनको कैसे होगा, अगर ये किसी को देख रहा है तो उसका सर, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, या जितने भी टुकड़े टुकड़े में दिखते हैं। ठीक है, और नेक हो गया, एब्डोमेन हो गया। ठीक है, आप सिर्फ इमेज इमेज को देखो तो ये इनका एक पोर्शन बन रहा है, ये इनका एक पोर्शन बन रहा है, एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, तो ये सारे जैसे पजल्स अपन नहीं बनाते ब्रिक वाला, ठीक है, पजल सॉल्व करने वाले ब्रिक्स आते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्यों, टुकड़े वाले जो बच्चे वगैरह जोड़ते रहते हैं, उसमें हम लोग ऐसे ही तो करते हैं, या कोई ड्राइंग है उसको कंप्लीट करना है, कोई मैप है, इंडिया मैप, वर्ल्ड मैप जैसे वगैरह हमने कृषि को दे रखा है, तो आप जान रहे हो कि हाँ कौन सी चीज कहाँ पे है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जोड़ते जाओगे। तो इनको क्या हो रहा है, इनका विजन कैसा है, कंपाउंड आई से उनको विजन क्या मिल रहा है, टुकड़े टुकड़े में मिल रहा है, हर एक एक यूनिट एक आई की तरह वर्क कर रही है। क्या हो गया इसको आज, समझ में आया, तो छोटे छोटे आई की तरह ओमेटिडियम वर्क कर रहे हैं, जबकि हम लोगों को विजन कैसा, हमारा कंप्लीट विजन रेटिना पे सारे रिसेप्टर्स मिलके और ऑप्टिकल लोब को जब सिग्नल देते हैं तो हमें विजन एकदम क्लियर दिख रहा है, एक पूरा कंप्लीट दिख रहा है, इसलिए इसको कंपाउंड आई के विजन को बोलते हैं मोजाइक विजन। दिस इज अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्थ्रोपोडा बेटा, समझ में आई है कहानी। अब सोचो वो मकड़ी को हम कैसे टुकड़े टुकड़े में देख रहे होंगे, दिख रहे होंगे, तो वो और ही हमसे डर रही होगी कि ये हमको इस तरफ से अटैक करेगी या इस टुकड़े में अटैक करेगी, समझ में आ रहा है। तो इनका विजन कैसा है, कंपाउंड। ब्रेन, नर्व रिंग्स प्रेजेंट है, वेंट्रल कॉर्ड अगेन आप देखो, वन इधर है वन इधर, दोनों फ्यूज चल रही है, गैंग्लियंस दिख रहे हैं। अब ये वाले गैंग्लियन क्या हो गए आपके, एब्डोमिनल गैंग्लियन, और एब्डोमिनल में सेगमेंटेशन दिखता है तो उसको आप सेगमेंटल गैंग्लियन भी कह सकते हो, और ये वाले क्या हो गए, थोरेसिक गैंग्लियन, जहां से पैर दिखे वो थोरेसिक, समझ में आया। सिर्फ ब्रेन को, सिर्फ आप नर्वस सिस्टम को देखो तो अभी कैसा हम लोग जैसा कुछ कुछ प्रिमिटिव टाइप का आने लगा,
सेरेब्रम, फोर ब्रेन जैसा ऐसा लग रहा है कि अब बनने वाला है, और स्पाइनल कॉर्ड जैसा कुछ वेंट्रली पोजीशन पे ये है, हम लोग का डोर्सल पोजीशन। ओके बच्चों, इज इट क्लियर? हम्म। एंटीना का आपको ये नोट्स में दे दूंगी, आप नोट कर लेना। ये देखो इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि एंटीना अकेले सेंस कर सकता है, स्मेल कर रहा है, मतलब नाक का काम भी कर रहा है भाई, टेम्परेचर भी सेंस कर रहा है, ह्यूमिडिटी भी सेंस कर रहा है, प्रेशर, इन्वायरमेंटल प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सेंस कर रहा है, एंड इवन पोटेंशियली सेंस देमसेल्व्स इन स्पेस, तभी स्पेस में ले जाया जाता है। सेंसरी सिस्टम इनका वहां पे भी काम करता है। Some insect, including bees and some group of flies, can also detect sound. ठीक है, with their antennae. तो एंटीनी अपने आप में बड़ा वेल डेवलप्ड टाइप का सेंसरी ऑर्गन होता है। ओके, ये दिख रहा है आपको एनल पोजीशन पे, दिस इज सर्काई। ये क्या है? एनल सर्काई बोलते हैं इसको, और ये निम्फ है। अभी ये कॉकरोच में इसमें विंग्स नहीं आए, तो ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का टाइप होता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है एनल सर्कस। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों में होता है, और एनल साइज जो होता है वो मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो अगेन ये सब जब चैप्टर में ही देखें। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, लास्ट मोस्टली डायोसियस, गोनाड्स हैव डक्ट, ये पुरानी चीजें आ चुकी है बहुत पहले से। सेक्सुअली डायमॉर्फिस मे बी प्रेजेंट, हो सकता है आप बाहर से देख के पहचान लो, हो सकता है आप बाहर से देख के ना पहचान पाओ कि मेल है कि फीमेल। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, बट फ्यू एक्वेटिक फॉर्म्स हैज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं उनमें यहाँ पे पेरेंटल केयर देखा जाए। आपने देखा है कभी एक चींटी को एग ले जाते हुए, उसका व्हाइट कलर का, बहुत सारी चींटी जा रही हो और उनके ऊपर कुछ व्हाइट व्हाइट कलर का चींटी जैसा शेप का दिखता है, तो वो पेरेंटल केयर का पार्ट है। उतनी सी चींटी को पता है कि ये उसका एग है। ओके, तो सेंसरी सिस्टम डेवलप है। चींटी की तो खैर बात ही अलग है, चींटी बहुत ज्यादा स्मार्ट है। बट फ्यू एक्वेटिक फॉर्म्स हैज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वहां इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की कंडीशन ज्यादा है, सर्वाइवल की चांसेस कम है, इसलिए नंबर ऑफ गैमेट किसमें ज्यादा होंगे बेटा? बताओ, सोचो, एक्सटर्नल में कि इंटरनल में? एक्सटर्नल में नंबर ऑफ गैमेट्स हाई रहते हैं। अब वो दोनों ही मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों आ गए इन्वायरमेंट में, अब उनका फ्यूजन होगा कि नहीं होगा, जाइगोट एम्ब्रियो में बनेगा कि नहीं, हर हर स्टेप पे उनको, वो पेरेंट के बॉडी के बाहर है, अब उनको इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस सरवाइव करना है। तो अगर हम 1000 लेके चले तो 1000 में कहीं जाके 10 एडल्ट तक पहुंचेंगे, बाकी सब डेड एंड डीके में चले जाएंगे, इसलिए नंबर हाई रहता है। मोस्टली ओवीपेरस एग प्रोड्यूस करेंगे, फर्टिलाइज्ड एग, है ना। डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट को समझो, यहाँ पे एग से यंग वन ही डायरेक्ट बना है, तो ये क्या हो गया बेटा? डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, जब निम्फ बन रहा है, देखो ये भी सस्टेन कर रहा है, ये भी सस्टेन कर रहा है, सस्टेन ये भी कर रहा है। व्हाट आई मीन टू से, ये अपना खाना खुद से ले रहा है, कॉकरोच घूमना फिरना शुरू कर देता है। ओके, तो ये निम्फ वाले एक्टिव होते हैं, लेकिन ये लार्वा धीरे धीरे बस अपनी मेटामॉर्फोसिस को शो कर रहे हैं, तो ये होता है ट्रू मेटामॉर्फोसिस, जो आप बटरफ्लाई में बोलते हो। ठीक है, दैट इज ट्रू मेटामॉर्फोसिस। निम्फ वाला क्या है? इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसमें निम्फ बनते हैं, यहाँ पे लार्वा के बाद प्यूपा बनता है, वर्ड सुना होगा आपने ये भी। ठीक है, तो फ्ली वगैरह जो है, बटरफ्लाई बटरफ्लाई है, ये सब इस स्टेज से आते हैं। कॉकरोच ये वाला स्टेज, और कई कई सारे क्रस्टेशियन वगैरह आप देख रहे हो वो इस स्टेज से आते हैं। तो जिसमें डायरेक्ट बने वो डायरेक्ट डेवलपमेंट, जिसमें निम्फ बना है, इन निम्फ वाले केस में क्या होगा? इस कॉकरोच को अगर अंदर से बढ़ना है बेटा, मतलब ये बढ़ ही रहा ऑब्वियसली, इस कॉकरोच तक पहुंचना है, तो ये अपने काइटिनस एक्सोस्केलेटन को शेड करे, दैट इज मोल्टिंग, बताया पहले भी। लेकिन अब ये यहाँ पे वेल डेवलप्ड दिखेगा, तो कई बार इनका मोल्टिंग स्टेज दिखे, एंड फाइनली एडल्ट का मतलब उसमें विंग्स आ जाए। जब विंग्स आ जाएंगे तो वो फाइनल एडल्ट वाले में आ जाएंगे। तो वाई आर्थ्रोपोडा शोज एक्डाइसिस और मोल्टिंग?
The chitinous exoskeleton does not allow body expansion, so for growth they have to shed their thick chitinous covering cuticle. इसी को बोलते हैं मोल्टिंग इफेक्ट. ओके, अब हम यहाँ से आपको एग्जाम्पल वाला शेयर कर देंगे. आप नोट्स आज ही बना लोगे, कल हम एक बार आपको ये रिवाइज करें. सब एग्जाम्पल इसमें क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल. जैसे ये आपका पेरिपेटस. पेरिपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा. आपको इसमें फीचर्स एनेलिडा वाले भी दिख रहे हैं और ऑर्थ्रोपोडा वाले भी है. ये जो लेग्स हैं इसके ये जॉइंटेड है. ओके बच्चा, तो कल करते थोड़ा सा इस पे डिस्कशन. उसके बाद मोलस्का देखें. कोई क्वेरी?